आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान का दूसरा भाग लेके आ रहे हैं जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ तो आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। वीडियो को पूरा देखें, यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को कवर करेगा। देखिए यहाँ पे इसी तरह एक क्वेश्चन होगा और उसका उत्तर उसके सामने लिखा गया है। जहाँ पर ज़रूरत होगी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चलेंगे। क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। मतलब प्रत्यावर्ती जो धारा होगी उसको अगर डीसी में बदलेंगे तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन कि यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक से वृद्धि होती है तो आर्द्रता पे क्या असर पड़ेगा। देखिए आर्द्रता और तापमान इन दोनों का एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर तापमान बढ़ेगा तो वहाँ पे जो आर्द्रता है ये हमेशा घटती है। अगला क्वेश्चन कि सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है। तो अगर 300 के मतलब कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये 273 होता है के, इसका मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब इसमें हम 27 जोड़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे 27 जोड़ने पे ये 300 के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि थर्मोस्टेट कैसा यंत्र है। तो देखिए जो थर्मोस्टेट है यह किसी भी निकाय के तापक्रम को स्वनियंत्रित करता है, खुद नियंत्रित करता है थर्मोस्टेट। अगला क्वेश्चन कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है। मतलब जो ऊंची पहाड़ियां हैं वहाँ पे बर्फ क्यों गिरता है। तो वहाँ पे हिमपात होने का कारण ये है कि यहाँ पे जो तापमान होता है वह उनके हिमांक से, मतलब कि जिस पे वो जम जाए, इससे कम होता है। अतः वह जलवाष्प जम करके बर्फ बन जाती है। वहाँ पे जो जलवाष्प होती है वो जम करके बर्फ बन जाती है। अगला क्वेश्चन कि बल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर तेजी से निर्वात प्रवेश करता है। जोड़ने मतलब नहीं है, यहाँ पे तोड़ने से लिखना होगा। बल्ब अगर टूट जाता है तो वहाँ पे तेज आवाज होती है। क्यों? क्योंकि बल्ब के अंदर, आपने ये जो बल्ब देखा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब, इसके अंदर निर्वात होता है और इसके अंदर जो निर्वात होता है मतलब हवा नहीं होती है। जब ये टूटता है तो इसके स्थान को भरने के लिए हवा आती है और इसीलिए यहाँ पे तेजी से आवाज होती है। अगला क्वेश्चन कि यदि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो ये होता है 98 फ़ारेनहाइट, या फिर अगर आप इसे डिग्री सेंटीग्रेड में कहें तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। क्यों? जो तप्त जल के थैले होते हैं उसमें जल का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में एसी वोल्टेज आता है और इसी के अपचयन या उपचयन के लिए, मतलब कम या फिर अधिक करने के लिए जो ट्रांसफार्मर है उसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर आपके घर के बाहर लगा है वो 11,000 वोल्ट वहाँ तक आता है ट्रांसफार्मर तक, और ट्रांसफार्मर के बाद 440 वोल्टेज आने लगता है। तो जो ट्रांसफार्मर है इसमें कौन सा वोल्टेज आता है, तो केवल एसी। और ये क्या करता है, तो एसी को या तो कम करेगा या फिर ज़्यादा करेगा। अगला क्वेश्चन कि जो ट्यूबलाइट होती है उसमें व्यय ऊर्जा का कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। तो देखिए जो ट्यूबलाइट होती है अगर इसमें 100 ऊर्जा जा रही है तो इसमें से 60 से 70% ऊर्जा केवल प्रकाश में बदल जाएगी, बाकी ऊर्जा अन्य माध्यमों में चेंज होती है। अगला क्वेश्चन कि समान आवेशों में हमेशा क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे कि एक चुंबकीय है एक चुंबकीय है और दोनों का आवेश समान है तो दोनों एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, इनमें विकर्षण होगा, आकर्षण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कि जो त्वरित चालक होते हैं इनको किसने बनाया। तो ये बनाया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। त्वरित चालक का आविष्कार किस पर किया गया, तो ये तांबे पे किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है। मतलब कि जो बिजली का बल्ब आता है, जैसे आप पहले वाले जो बल्ब देखते होंगे, CFL वाले की बात नहीं हो रही है, जो पहले वाला बल्ब आता था इसमें इसको निर्वात कर दिया जाता था, इस शीशे के अंदर निर्वात। तो ऐसा क्यों किया जाता था, क्योंकि जो इसमें टंगस्टन की धातु होती थी, अगर ये बिना किसी हवा के जलेगी तब तो ये रुकी रहेगी, नहीं तो अगर इसके ऑक्सीजन इसे मिल गया तो ये जल करके खत्म हो जाएगी। इसीलिए वहाँ पे जो बल्ब होता था
उसमें से हवा निकाल दी जाती थी या फिर इसे निर्वात कर दिया जाता था। अगला क्वेश्चन कि एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो फ्यूज तार का प्रयोग सभी को पता है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वहाँ से प्रवाहित होती है और उधर कहीं लोड पड़ता है तो ये खत्म हो जाए, मतलब कि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को अधिक होने से रोकने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है, एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा प्रयोग की जाएगी। तो जब ये 100 वाट का है और 10 घंटे रोज, तो यहाँ पे 1 यूनिट जो ऊर्जा होगी प्रतिदिन व्यय होगी। अगला क्वेश्चन कि एक 100 वाट के बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत का खर्च कितना होगा। तो देखिए, अगर वो 100 वाट का बल्ब है और अगर 10 घंटे जलेगा तो कितना यूनिट जलेगा, 1 यूनिट। जब 1 यूनिट जलेगा तो 1 यूनिट का कितना देना है, 5 रुपये। तो 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 रुपये टोटल देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कि किलोवाट घंटा किसका इकाई है। तो ये है विभवांतर का, मतलब विभवांतर का इकाई क्या होता है, तो किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन कि एम्पियर से क्या मापा जाता है। तो एम्पियर विद्युत धारा को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। कृत्रिम उपग्रह में जो हम बना के भेजते हैं, तो यहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सौर बैटरी के द्वारा या फिर सौर ऊर्जा के द्वारा। फैराडे ने कौन सा नियम दिया था। तो फैराडे का जो नियम था ये था विद्युत अपघटन से। अगला क्वेश्चन कि एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो अत्यधिक धारा प्रवाहित को रोकने के लिए किया जाता है फ्यूज तार का प्रयोग। अगला क्वेश्चन कि घरेलू विद्युत उपकरणों में विद्युत सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। मतलब जो हम फ्यूज तार बनाते हैं उसकी धातु क्या होती है। तो फ्यूज तार तो आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जो उसका गलनांक है कम से कम हो, ताकि यहाँ से जब ज़्यादा ऊर्जा गुजरे तो वहाँ पे कोई भी सामान को ये नुकसान पहुँचाए उससे पहले ये आपका फ्यूज गल जाए। अगला क्वेश्चन कि एक फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ टीन और शीशा का एक मिश्र धातु है। तो इस धातु में क्या होगा। तो इस धातु में होगा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक, क्योंकि इसका यूज हो रहा है किस लिए, मिश्र धातु का फ्यूज तार के लिए। अगला क्वेश्चन कि एक बिजली सप्लाई में मेस में फ्यूज का एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ है। तो बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, जो भी फ्यूज होगा हमेशा उसका गलनांक कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा ऊर्जा होकर गुजरे तो किसी भी सामान को नुकसान पहुंचाने से पहले फ्यूज खुद को ही गला दे, इसलिए इसका गलनांक कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्यों, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए जो धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं और धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अगला क्वेश्चन कि अति चालक का क्या लक्षण है। तो अगर किसी में उच्च पारगम्यता है तो यहाँ पे इसका मतलब कि ये क्या है, तो अति चालक है। अगला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है अर्ग। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कि थर्मल फ्लास्क से ऊर्जा का क्षय रोका जा सकता है। क्यों। तो देखिए, जो थर्मल फ्लास्क होता है इसमें होता है चालन, संवहन और विकिरण। यहाँ इस तीनों में अगर कोई भी क्षय हो रहा है तो इसे रोक सकते हैं हम किससे, थर्मल फ्लास्क से। जो थर्मल फ्लास्क होता है इसकी आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं और इसका कारण ये है कि यहाँ पे विकिरण द्वारा जो ऊष्मा की हानि होती है उसे रोका जाता है। अगला क्वेश्चन कि दिन के समय पृथ्वी सूर्य के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों। जो दिन का समय होता है वहाँ पर पृथ्वी पहले गर्म होती है समुद्र के जल की अपेक्षा। तो इसका कारण ये है कि समुद्र का जो विशिष्ट ऊष्मा है उसके जल की ये काफ़ी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन कि लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों पड़ जाती हैं। तो गर्मियों में सुस्त इसलिए पड़ती हैं क्योंकि जो लोलक होता है गर्मी के दिनों में इसकी लंबाई बढ़ जाती है और जब ये लंबाई बढ़ जाएगी तो दोलन करने में इसको टाइम ज़्यादा लगेगा और जब दोलन करने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो घड़ियाँ हो जाएंगी सुस्त। अगला क्वेश्चन कि एक धातु की गेंद ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आकार क्या होगा। देखिए, यहाँ पे एक ठोस है, इसके अंदर अगर कोई इस आकार का कोई अगर पार्ट है, खाली है, तो इसे जब हम गर्म करेंगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब जाहिर सी बात है कि जब ये बड़ा होगा तो ये भी बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन कि प्रतिदीप्ति नली में सबसे अधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है। प्रतिदीप्ति नली में तो ये है पारा, वाष्प तथा आर्गन।
अगला क्वेश्चन कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। मतलब आपने देखा होगा कि जो आप प्लग यूज करते हैं उसमें 3 पिन होते हैं। इसमें ये वाले तो फेज, ये अर्थ और ये किस लिए प्रयोग किया जाता है। ये वाला आपने देखा होगा ये थोड़ा सा गहरा होता है, या फिर अगर आप प्लग की बात करें तो ये थोड़ा सा लंबा होता है। तो इसमें आधार वाले सिरे को यूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल्ब से किससे संबंधित है। तो अगर आवेश और बल का संबंध पूछा जाए तो ये नियम दिया गया था कूलाम के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों। तो देखिए बोतल के अंदर भरा है पानी, अब जब वो ठंडा होगा तो जब वो बर्फ बनेगा तो बर्फ का आयतन होता है ज़्यादा, तो जब बोतल का ढक्कन बंद है तो बर्फ बोतल को तोड़ करके बाहर निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्यों। तो फिर से वही कारण है, उन पाइपों में पानी भरा होता है, जब पानी ये बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, और जब आयतन बढ़ जाएगा तो उन्हें वो फाड़ देगा। अगला क्वेश्चन कि विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए क्या किया जाता है। ये होता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में एक तरफ से आप विद्युत देते हैं, दूसरे तरफ से यांत्रिक ऊर्जा देता है, मतलब चलता है, इससे आप कोई भी मशीन कनेक्ट करके चला सकते हैं। उसी तरह जो डायनोमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो ये होता है वाटेज, मतलब वाट, कितना वाट आप खपत कर रहे हैं, इसी पे आपको जो बिजली की खपत होती है काउंट की जाती है। अगला क्वेश्चन कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से इसके गलनांक पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर बर्फ है और उस पर आप दाब बढ़ा रहे हैं तो इसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या होता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेगी है, और क्यों। तो इसका कारण ये है कि द्रव की अपेक्षा जो गैस होता है उसमें अधिक प्रसार होता है। अगला क्वेश्चन कि दूर की वस्तुएं सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है। तो जब सूर्य के ताप को हमें मापना होगा तो नज़दीक तो जाके माप नहीं सकते क्योंकि उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे नापा जाता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पे एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों। तो देखिए जो हम तापमापी बनाते हैं उसमें क्या रहता है, हमारे यहाँ जो यूज होता है वो पारा रहता है, लेकिन जो ठंडे देश है वहाँ पे इसके जगह पे जो पारा होता है इसकी जगह पे प्रयोग किया जाता है एल्कोहल को। एल्कोहल को प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एल्कोहल है इसका द्रव्यांक हमेशा कम होता है किससे, पारा से। इसीलिए क्योंकि वो देश ठंडे है इसीलिए वहाँ पे पारा के जगह पे एल्कोहल प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि थर्मोकपल मतलब कि ताप युग्मक एल्कोहल द्वारा क्यों बनाए जाते हैं। तो एल्कोहल के बारे में अभी हमने आपको बताया कि इसका जो द्रव्यांक होता है वो कम होता है, और ये एल्कोहल पारा से सस्ता भी है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये मापा जाता है पाइरोमीटर तापमापी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका सबसे पहला उदाहरण किसने दिया था। तो ये दिया गया था रैमफोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना है। केल्विन में बताना है आपको, तो केल्विन में होता है 310 के। अगला कि बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्यों। तो आप देखते हैं कि अगर कोई झील है और इसकी जो ऊपर की सतह है ये बर्फ बन जाती है, लेकिन नीचे मछलियां जिंदा रहती हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भाग वातावरण के संपर्क में आता है वही बर्फ बनता है, बाकी नीचे वाला भाग पानी बना रहता है, और पानी में आसानी से जो जीव जंतु हैं जल वाले या फिर मछलियां वो जीवित रह जाती हैं। अगला क्वेश्चन कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया था। तो यह नियम दिया गया था किरचॉफ के द्वारा, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी सोखेगा वो सबसे ज़्यादा एनर्जी भी देगा। अगला क्वेश्चन कि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्यों। जो मोटर गाड़ी होती है उसमें जो रेडिएटर लगा होता है, मतलब कि उसमें आप देखेंगे ऐसे ऐसे होता है, इसमें पानी भरा जाता है। तो पानी क्यों भरा जाता है। तो पानी भरने का कारण ये है कि इसमें जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है ये सबसे अधिक होती है, तो इसीलिए उसे वो जो गर्मी होती है उसे ये सोख लेती है। अगला क्वेश्चन कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट पे कितना होगा। तो देखिए अगर नॉर्मल मनुष्य का फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो ये होता है 96.85
फ़ारेनहाइट, या फिर इसे कहते हैं 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ये होगा 60 तो ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट में 140 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच में विद्युत धारा नहीं बहती है, यदि वो कैसे होंगे? तो यदि दो समान आवेश के होंगे तो उनमें विद्युत धारा कैसे बहेगी? असमान आवेश वाले होंगे तभी जाके उसमें विद्युत धारा बहेगी। अगला क्वेश्चन कि जो बिजली होती है उसके बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये होता है टंगस्टन का। सबको पता है क्योंकि टंगस्टन ज़्यादा ऊष्मा सह सकता है, ज़्यादा ये ज़्यादा प्रकाश देता भी है। अगला क्वेश्चन है कि धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? जो चायदानियाँ होती हैं धातु की, उसमें लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी होती है उसमें एक कुचालक, और चायदानियाँ चाहेंगे कितनी भी गर्म हो हमको हैंडल पकड़ के पीना है, तो हैंडल कुचालक है उसमें ऊर्जा बहेगी नहीं, तो हैंडल हमेशा ठंडा रहेगा। अगला क्वेश्चन कि जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वो टूट जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए जो पहले गिलास ठंडा है, अब इसका कांच रुका हुआ है, जब इस पे गर्म पानी फेंकेंगे तो ये अचानक से प्रवाहित मतलब बड़ा होना चाहेगा, तो जब ये गिलास अचानक से फैलना चाहेगा और कुछ ही हिस्से पे हम पानी फेंक रहे हैं तो ये टूट जाएगा। पानी का घनत्व तो कौन से ताप पे अधिकतम होता है? तो ये है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार डायरेक्ट पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो जो सोलर कुकर होता है उसमें सूर्य की अवरक्त किरणें आती हैं और उसी से वो गर्म होता है। अगला क्वेश्चन कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? तो शरीर की जो ऊष्मा होती है उससे जाने से बाहर रोकते हैं, इसीलिए हमारी शरीर पे थोड़ी गर्मी महसूस होती है। अगला क्वेश्चन कि पानी कब उबलता है? तो देखिए जो जल होता है ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है और तभी ये पानी उबलने लगता है। तो इसका जो स्थितिज वाष्प दाब है वातावरण के दाब के बराबर हो जाता है, तभी जाके ये पानी उबलना शुरू होगा। अगला कि द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण कौन से विधि द्वारा होता है? तो देखिए द्रव हो या फिर मतलब कि गैस हो, इसमें अगर आप द्रव ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप इसमें हीट देते हैं तो यहाँ पे जो कण होगा, यहाँ पे अगर जल के कण है तो जब ये वाला कण गर्म हो जाएगा तो ये चला जाएगा ऊपर, और जो यहाँ पर जगह भरने के लिए कोई और आएगा। तो मतलब ये जो कण इधर उधर जा रहे हैं आ रहे हैं तो इन्हें कहते हैं संवहन द्वारा। अब जो सूर्य की किरणें होती हैं वो विकिरण द्वारा आती हैं नीचे। अगला क्वेश्चन कि पानी के भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरे पिघल जाने पर पानी का तल में क्या असर पड़ेगा? तो अगर कोई गिलास है और उसमें कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, इतना इसका लेवल है, तो ये जब पूरी तरह पिघल जाएगा तब भी इसका जो आयतन होगा वो उतना ही रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आयतन इसमें इंक्लूड था। अगला क्वेश्चन कि आणविक संगठन के आधार पर ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संवहन। और संवहन में आप देख रहे हैं कि ये जो द्रव या फिर गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण इसी से होता है। तो देखिए अभी वीडियो बाकी है, लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं इस वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कि दाब बढ़ाने से द्रव के क्वथनांक पे क्या असर पड़ेगा? तो अगर आप दाब बढ़ाते हैं तो जो द्रव का क्वथनांक है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कि भाप से हाथ अधिक जलता है, क्यों? तो देखिए भाप में अगर आप देखे होंगे कि अगर भाप से आपका हाथ जल जाता है और एक जलता है मतलब कि किसी आँच से, मतलब जो भी ज्वाला है आग की उससे जलता है, तो भाप वाला ज़्यादा कष्टकारी होता है, ये ज़्यादा दिनों में ठीक भी होता है। क्यों? तो भाप में होती है गुप्त ऊष्मा, और ये गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ से जो भी जलता है वो कोशिकाएं जल्दी ठीक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो यहाँ पे इसलिए होता है कि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं, तो उनका कारण ये है कि श्वेत वस्त्रों के पास जो भी प्रकाश आएगा ये इसे डाइवर्ट कर देते हैं, फिर से वापस भेज देते हैं, लेकिन काले उसे सोख लेते हैं, तो जो सोख लेगा वो ज़्यादा गर्म होगा। अगला क्वेश्चन कि ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों? तो देखिए जो ताप के अच्छे रोधक होते हैं जो सूती कपड़े होते हैं, और ताप को सोखते नहीं हैं, बाकी ऊनी कपड़ा है वो ताप को सोखता है, इसीलिए जो ऊनी कपड़े हैं वो ताप के रोधक, सूती कपड़े हैं वो ताप के रोधक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि बोलोमीटर एक यंत्र है, तो बोलोमीटर से नापते क्या है? तो बोलोमीटर से नापा जाता है ऊष्मीय विकिरण। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर का तापमान
6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पे ये कितना तापमान होगा? तो ये होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ये है चांदी। चांदी में ऊष्मा बड़े आसानी से प्रवाहित हो जाती है। और किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो ये होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन है कि पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट कौन से रूप में संचित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको पता ही होगा, ये त्वरित ऊर्जा के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी को तुरंत ऊर्जा चाहिए, किसी मनुष्य को, किसी जानवर को या फिर किसी भी जीव जंतु को, तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट पौधों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी। तो पौधों में ये किस रूप में होता है? तो देखिए, अगर कार्बोहाइड्रेट पौधों में होगा तो ये स्टार्च के रूप में होगा, अगर ये जंतुओं में होगा तो ग्लूकोज के रूप में होगा। अगला क्वेश्चन कि दिल का दौरा किस कारण पड़ता है? मतलब जो हार्ट अटैक का आपने नाम सुना होगा, हार्ट अटैक, ये क्यों होता है? तो हृदय के रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाती है। मतलब जो हृदय है वो रक्त आपूर्ति अच्छे से नहीं कर पाता है, इसीलिए हार्ट अटैक होता है। देखिए, हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण कोलेस्ट्रॉल भी होता है। और कोलेस्ट्रॉल किससे बनता है? तो ये फैट से बनता है। तो फैट से जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो जाके जो रक्त वाहिनी होती है उनमें जमने लगता है। और जब ये जो नली होती है रक्त वाहिनी वाली, ये जब इसमें अंदर से कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है तो ये पतली हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर इतनी मोटी रक्त वाहिनी है तो कोलेस्ट्रॉल इसमें जम जाता है, इधर इसमें से इधर। तो जब ये रक्त वाहिनी पतली हो जाती है तो अब यहाँ पे हार्ट को ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है रक्त को पंप करने के लिए। तो जब यहाँ पे जो हृदय होता है पंप नहीं कर पाता है तो वहाँ पे हृदय घात या फिर दिल का दौरा होता है। अगला क्वेश्चन कि जहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है। ब्लैक लंग रोग यह रोग है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मतलब कि ब्लैक लंग रोग कहाँ पे होता है? तो जो व्यक्ति कोयला खान में काम करते हैं उनको ये होता है रोग, मतलब कि ब्लैक लंग रोग। दरअसल कोयला के खान में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ये होता है मेथेन, मतलब कि CH4, और इसी के कारण यहाँ पे इनको हो जाता है ब्लैक लंग रोग। अगला क्वेश्चन कि दर्दनाक हड्डी रोग जिसका नाम है इटाई, इसका सबसे पहले कहाँ पे पता चला था? तो जो ये हड्डी का रोग है इटाई, सबसे पहले इसके बारे में जापान में पता चला। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के भी पूछा जा सकता है, जैसे कि इटाई जो रोग है किस अंग का रोग है या फिर किस में होता है? तो ये हड्डी का रोग है। आपको जानना चाहिए कि ये हड्डी का रोग है। अगला क्वेश्चन कि ये क्यों होता है? इटाई जो रोग है जिसके बारे में सबसे पहले जापान में पता चला और ये एक हड्डी का रोग है, ये कैसे होता है, किसके दुष्परिणाम से? तो जहाँ कैडमियम प्रदूषण होता है उसी से होता है इटाई रोग। किसमें होता है? तो हड्डी में होता है। अगला क्वेश्चन कि कालाजार का रोगवाहक कौन है? मतलब कि जो कालाजार होता है रोग, ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है एक मक्खी के द्वारा जिसका नाम है सिकटा मक्खी। अगला क्वेश्चन कि किस कमी से एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया मतलब क्या? तो ये ब्लड रिलेटेड डिजीज है और ये होता है लोहा की कमी से। आपने देखा होगा कि इसीलिए जो पेशेंट होता है उसको आयरन की गोली दी जाती है, खास करके जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको आयरन की गोली दी जाती है ताकि ये रोग उन्हें ना हो। अगला क्वेश्चन कि कौन से विटामिन का संबंध रक्त के थक्का जमने से है? तो ये है विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी होती है तो जो आपका ब्लड है वो जल्दी थक्का नहीं जमता है। जैसे कि जो ब्लड आपके शरीर के बाहर आता है आपने देखा होगा कि वो बहुत जल्दी थक्का जम जाता है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? अगर मानव शरीर में ऑक्सीजन पूछा जाए तो 50%। अगर पूरे वातावरण में ऑक्सीजन की बात करें तो कितना होता है? तो देखिए 21% होता है पूरे वायुमंडल में और 78% होता है क्या? नाइट्रोजन। 1% में बाकी अन्य गैसें होती हैं। कभी कभी थोड़ा सा डीप जाके पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%, क्योंकि इसमें 78% तो नाइट्रोजन हो गया, 21% ऑक्सीजन हो गया, बचा 1%। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसमें से केवल CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है 0.03% होता है।
अगला क्वेश्चन कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो ये होता है आयरन। मतलब जब किसी को आयरन की कमी होती है तो कहा जाता है कि आप पालक का सेवन करिए, और जो पालक का हम सेवन करते हैं आपको पता है कि पालक के पत्तों को ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है, तो जो भी हरी सब्जियां होती हैं, खास करके पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि गोभी में आपने फूल गोभी देखा होगा, या फिर पालक है, इन सब में क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, तो आयरन। अगला क्वेश्चन है किसी भारी वस्तु का विषाक्त यकृत सिरोसिस पैदा करती है कौन, तो यदि किसी मतलब व्यक्ति के लीवर में सिरोसिस पैदा करती है तो ये करता है कापर। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, किसी मानव शरीर में अगर उसकी ब्लड की पूर्ति नहीं हो पाती है तो इसे कहते हैं इस्कीमिया। अगला क्वेश्चन कि टाइफाइड रोग कौन पैदा करता है, तो ये पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा, और साल्मोनेला टाइफी है इसीलिए इसको हम टाइफाइड का नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन कि बीसीजी किसके लिए प्रतिरक्षण होता है, बीसीजी आपने सुना होगा कि बीसीजी का टीका लगता है, तो ये लगता है टीबी के लिए, टीबी एक रोग होता है। अगला क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है, तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये सबसे ज़्यादा त्वरित ऊर्जा देता है। मतलब कि आप थके हुए हैं तो अगर आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, तो जो जंतु होते हैं या फिर मानव होते हैं इनमें ग्लूकोज के रूप में मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी हमें अगर तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हमें वसा भी ले सकते हैं, फैट। लेकिन कंडीशन ये है कि फैट को अगर हम ज़्यादा मात्रा में लें तो ये हमारे शरीर पे जम करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल से देखिए कुछ फ़ायदा भी है, अगर ये एक सीमित मात्रा में रहता है तो कोलेस्ट्रॉल से बहुत फायदे हैं, लेकिन ये जब सीमित मात्रा से ज़्यादा होता है तो खास करके हृदय के लिए नुकसान करता है। अगला क्वेश्चन कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा अवयव मदद करता है, तो ये होता है विटामिन के, अभी हमने आगे बताया था। अगला क्वेश्चन कि मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं, तो ये होता है डायूरेटिक। अगला क्वेश्चन कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, मतलब अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये होती है आंत। मतलब कि उनको कोई भी खाना नहीं पचता है, तो ये टाइफाइड या फिर मलेरिया का लक्षण होता है। अगर आपको मलेरिया या फिर टाइफाइड हो गया है तो इसीलिए डॉक्टर कहता है कि इनको हल्का से हल्का भोजन दिया जाए, ताकि इनकी आंत अब काम करना बंद कर देती है, कितना भी हल्का भोजन देने पे उसका पाचन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कि पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है, जो पेचिश होता है, पेचिश रोग आपने सुना होगा, तो इसके लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ है वो है एंट अमीबा। अगला क्वेश्चन कि आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो जो हमारा नेत्र गोलक होता है वो हो जाता है छोटा, और अगर वो छोटा हो जाता है तो हमें जो बीमारी होती है वो दूरदृष्टि दोष की होती है। अब जो दूरदृष्टि दोष की बात हो रही है, यहाँ पे दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखेंगी लेकिन जो नज़दीक की वस्तु है वो नहीं दिखेगा। ध्यान से सुनिए, जो दूरदृष्टि दोष होगा उसमें दूर की वस्तुएं दिखेंगी लेकिन नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। इन्हें ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इन्हें ठीक करने के लिए हमें उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। उत्तल लेंस का काम क्या होता है कि ये किसी भी जाते हुए कीड़ों को उनसे पहले बटोर देता है। उसी तरह इसी का उल्टा है, अगर निकट दृष्टि दोष है मतलब कि दूर का दिख रहा है, निकट दृष्टि दोष है मतलब कि उनको निकट का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा है, तो उस कंडीशन में उन्हें अवतल लेंस लगाना होता है। अगला क्वेश्चन कि हैजा किसके कारण होता है, जो हैजा होता है, आपने हैजा का नाम सुना होगा, एक तरह का बुखार है, तो ये होता है जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन कि जो बीसीजी का टीका होता है किसको रोकने के लिए लगाया जाता है, तो जो बीसीजी का टीका होता है टीबी यानी तपेदिक को रोकने के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, मतलब कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो कि किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो जो प्रोटीन्स होता है ये शरीर में एंटीबॉडी का काम करता है। बात करें कि सबसे अच्छा प्रोटीन किस में पाया जाता है, कौन से खाने वाली चीज में, तो ये है सोयाबीन।
अब सोयाबीन का मतलब कि जो हम यूज करते हैं सब्जी में वो वाला सोयाबीन नहीं, सोयाबीन का बीज आता है या फिर सोयाबीन का तेल आता है, उस सोयाबीन की बात कर रहे हैं। इसमें 42% प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप खाद्य पदार्थों की बात करें जो कि आपके किचन में मिल जाएंगी, तो इससे ज़्यादा प्रोटीन किसी भी चीज़ में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। मतलब कि सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर पीलिया आपको हो जाता है तो आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित रहता है। अभी आपने देखा कि अगर आपको टाइफाइड हो जाता है तो आपका कौन सा अंग प्रभावित रहता है, तो आंत। लेकिन अगर यही आप पे पीलिया हो जाता है तो मतलब पूरी बॉडी ऊपर से देखने पर पीला दिखती है, जो आंखें होती हैं वो उसमें देखने पर पीला नजर आता है। तो इसमें जो यकृत है ये पूरी तरह संक्रमणित हो जाता है और यही इसी को ठीक करने के बाद ही पीलिया ठीक हो पाती है। अगला क्वेश्चन कि न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो न्यूमोनिया वैसे देखा जाए तो बच्चों का रोग है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको न्यूमोनिया अक्सर होता रहता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है, कभी कभी ये बड़े लोगों को भी हो जाता है। न्यूमोनिया में होता क्या है कि बच्चे को सांस लेने में परेशानी होती है और सांस का अगर कोई भी रोग होगा तो इसका मतलब ये कहाँ से है, फेफड़ा से। अगला क्वेश्चन कि पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द के द्वारा जाना जाता है। तो ये है एनीमिया। और एनीमिया मतलब कि क्या, किससे रिलेटेड है, तो खून से। और खून में जो थक्का जमने वाली प्रक्रिया है ये किससे प्रभावित होती है, विटामिन के से। और इसके साथ साथ लोहा से। सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है, तो पालक के पत्ते में। क्या केवल पालक के पत्ते में ही पाया जाता है, तो नहीं, हरी उन सभी सब्जियों में पाया जाता है जिनमें कि जो पत्तेदार हम यूज करते हैं, जैसे कि फूल पात गोभी, पत्ती वाली गोभी, या फिर पालक, या फिर धनिया, इस तरह की जो भी सब्जियां हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। तो इस तरह ऑप्शन पूछा जाता है और उसमें ऑप्शन होगा हैजा, कलेरा, टाइफाइड, फ्लू। तो आपको फ्लू सही उत्तर मारना पड़ेगा क्योंकि एक तरह का बुखार है और ये पानी द्वारा नहीं होता है। बात करें अगर टाइफाइड की या फिर हैजा की, तो ये सब पानी के द्वारा संक्रमित होते हैं। जब भी हम शुद्ध पानी का सेवन नहीं करेंगे तो हमको ये बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि अरक्तता में किसकी कमी हो जाती है। जो अरक्तता हो जाती है तो इसमें कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन की और इसके लिए चेकअप करवाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि चेचक मतलब कि स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है। तो ये जो चेचक होता है जिसमें कि शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। खास करके देखा जाए तो चेचक दो प्रकार के होता है, एक बड़ा जिसमें बड़े बड़े दाने निकलते हैं और एक छोटा जिसमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं और इनका एक टाइम पीरियड होता है। अगर ये आपको हो जाता है और अगर आप साफ सफाई रखते हैं तो 5-6 दिनों में ये धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आप चाहे कितना भी सफाई रख ले, 5-6 दिन तो इन्हें लगना ही होता है। सफाई ना रहने पर इनका टाइम पीरियड बढ़ भी जाता है। तो जो ये स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक होता है ये होता है एक वायरस के द्वारा जिसका नाम है वायरिओला। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि गाय के दूध का रंग सफेद होता है या फिर हल्का पीला होता है। तो इसमें जो पीला रंग है ये किसके कारण होता है। तो देखिए गाय का जो दूध होता है जिसमें हल्का पीलापन की हम बात कर रहे हैं ये होता है कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है। तो देखिए वायु के माध्यम से जो भी रोग फैलेगा वो सीधे सीधे आपके सांस को डिफेक्ट करेगा। तो सांस वाला रोग कौन सा है, अगर खतरनाक रोग की बात करें तो टीबी, ट्यूबुलर क्लोसिस। और अभी आपने यहाँ पे देखा है कि टीबी को रोकने के लिए किसका टीका लगाते हैं, तो बीसीजी का बच्चों में ये टीका लगाया जाता है। आगे बढ़े उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि हमें ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है या फिर कुछ नया करना है। तो आप जरूर लाइक करिए। आपको बता दें कि इसके जो भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अन्न मतलब कि केयरलेस, यह एक समृद्ध स्रोत होता है किसका। तो ये होता है स्टार्च का। स्टार्च के लिए हमें लेना होता है अन्न। अगला क्वेश्चन है कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग होता है। तो देखिए जो कैंसर होता है इसके लिए हम कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, CO60 होता है। आपने देखा होगा कि जो कैंसर के मरीज होते हैं उनके सारे बाल हटा दिए जाते हैं और वहाँ पे कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है और ये कैंसर के उपचार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कि शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए कौन सी ऊर्जा जरूरी है। तो विभिन्न गतिविधियों के लिए और खास करके उन गतिविधियों के लिए जो कि तुरंत मतलब जिनके लिए एनर्जी की जरूरत है, तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट मतलब खाना चाहिए। अगर बात करें जो
व्यक्ति के शरीर में लंबाई को बढ़ाए, तो लंबाई के लिए क्या पाया जाएगा, प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो ये आपकी लंबाई के लिए फायदेमंद होगा। अगला क्वेश्चन कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए 14 हो या फिर 18 साल, इस उम्र के बच्चों में विकास होता है। विकास कहने का मतलब कि इनकी लंबाई बढ़ती है और इनके सभी कुछ उस समय प्रारंभिक अवस्था में रहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि लंबाई वाली जो भी प्रक्रिया होगी सारे को डिफेक्ट करेगा क्या, प्रोटीन। मतलब कि खास करके 14 साल तक के बच्चों को प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा में मिलनी चाहिए। प्रोटीन के लिए आपको क्या देना होगा, तो दाल, जो भी दाल वाली चीज़ें हैं वो आप दे सकते हैं प्रोटीन के लिए, या फिर अगर आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो आप सोयाबीन ले सकते हैं, सोयाबीन का जो बीज आता है या फिर सोयाबीन का तेल आता है। अगला क्वेश्चन कि पीत ज्वर किससे संचालित होता है, मतलब कि जो पीत ज्वर होता है किसके द्वारा होता है, तो एडीज के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, तो ये होता है विटामिन ए। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया किसमें जाता है, तो ये होता है गाजर। और इसे डिफेक्शन ये होता है कि आपकी आंखें थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। अब यहाँ पे ईसीजी क्या है, तो ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला क्वेश्चन कि कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा फैलता है, तो ये है टाइफाइड और मलेरिया का नाम आपने सुना होगा। अगला क्वेश्चन कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है, तो अगर विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो यहाँ पे होता है अरक्तता। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको क्या होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि बी से होता है बेरी, सी से होता है स्कर्वी, डी से होता है रिकेट्स। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। हमने बी का बता दिया बेरी, सी का स्कर्वी और डी का रिकेट्स। अगला क्वेश्चन कि पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो अभी हमने आपको बताया कि इसके लिए लीवर प्रभावित होता है, यकृत। और लीवर में वही कंडीशन है, खाना वाना कम पचता है। और पीलिया में होता क्या है कि सारी शरीर पीला पड़ने लगती है। अगला क्वेश्चन कि चेचक के प्रति टीकाकरण में किसका समावेश किया जाता है, तो ये जो होता है प्रतिरक्षी होते हैं, मतलब एंटीबायोटिक का टीका लगाया जाता है। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, जो कि आपके शरीर में जो रोग हैं उनसे लड़ने में सक्षम हो। अगला क्वेश्चन कि जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है, मतलब कि अगर आपके ब्लड में चीनी की मात्रा या फिर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे डायबिटीज कहा जाता है। और कहा जाता है कि अब आपको जो चीनी है उसका सेवन नहीं करना है। तो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में एप्टाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। आप नाम अच्छे से देख लीजिए, एप्टाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन, तो इससे जो अंग प्रभावित होता है ये है यकृत। अगला क्वेश्चन कि मीना माता रोग किसके कारण होता है, मीना माता, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछा जा चुका है, ये होता है पारा के कारण। अगला क्वेश्चन कि अनुवांशिकी रोग में कौन सा यौन संबंधित है, तो ये है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में होता क्या है, ये ब्लड रिलेटेड रोग है और ये अनुवांशिक रोग है, मतलब अगर आपके माता या पिता को है तो बच्चे में होने के चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन कि जापानी इन्फेंटाइटिस का कारक कौन सा है, तो ये रोग आपने देखा होगा बच्चों में होता है। तो जो जापानी इंसेप्टाइटिस होता है ये विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कि दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें क्या होता है, तो दोष युक्त वृक्क मतलब किडनी, जिनकी किडनी अच्छे से काम नहीं करती है इनके लिए परासरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि ईईजी मतलब कि ईईजी कौन से अंग प्रणाली से प्रकट होता है, तो ये मस्तिष्क से प्रकट होता है। जो केसीन दुग्ध होता है इसमें क्या होता है, तो ये होता है प्रोटीन। और अगला क्वेश्चन है किसी तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है, तो घेघा रोग में क्या होता है कि जो गला होता है, ये जो गला होता है उसमें निकल जाता है जैसे गैस से थोड़ा सा बाहर, ये होता है घेघा रोग और ये होता है आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो ये होता है लैक्टोज। लैक्टोज की कमी से ये अगर इसकी उपस्थिति अच्छी उपस्थिति हो जाती है तो दूध में अच्छा मीठा हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, तो अगर जहाँ पे ज़्यादा रोग हो रहा है जापानी इंसेप्टाइलाइटिस, तो इस कंडीशन में जो मनुष्य हैं उनको सूअरों से दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो ये रोग है ये सूअरों से ही फैलता है। अगला क्वेश्चन कि एवियन इन्फ्लुएंजा ये
विषाणु को किसने निरूपित किया था, मतलब किससे निरूपित किया जाता है, ठीक किया जाता है, जो है एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू। आपने नाम सुना होगा, ये मुर्गा मुर्गियों से होता है और कई बार भारत में हो चुका है। तो ये होता है H5N1 से, H5N1 से। अगला क्वेश्चन है किसकी कमी से दंत क्षय होता है, मतलब कि अगर आपके दांत टूट रहे हैं तो किसकी कमी से होता है, ये होता है फ्लोरीन से। अगला क्वेश्चन कि बेरियम मील का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। अगला क्वेश्चन कि गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किसकी प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लिया जाता है, मतलब कि गुर्दा में पथरी है या फिर नहीं है, ये होता है सीटी स्कैन। और अगला कि गहरे तलों वाले तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें किसकी प्रचुरता हो जाती है, वसा की, मतलब कि फैट की। अगला क्वेश्चन कि घात करो और छिप जाओ, इस नाम से कौन से विषाणु जाने जाते हैं, घात करो और छिप जाओ, ये है RSV विषाणु, RSV विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए जो तेल है इसमें असंतृप्त वसाएं होती हैं और जो वनस्पति घी होता है इसमें संतृप्त वसाएं होती हैं। अगला ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो जंतु वसा में उपस्थिति एक ऐसा पदार्थ है जो कि अगर ज़्यादा आप लेते हैं तो ये फैट में पाया जाता है और ये शरीर में जाके कोलेस्ट्रॉल बनाता है जो कि हृदयघात का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग किया जाता है, तो ये जो आहार में जो लवण का प्रयोग किया जाता है किस लवण का, तो यह है HCl। अगला क्वेश्चन कि चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था लुई पाश्चर के द्वारा। श्वेत फुसफुस रोग कहाँ पाया जाता है, जो श्वेत फुसफुस रोग होता है किसको होता है, तो जो सीमेंट बनता है जहाँ पे जो सीमेंट उद्योग के कर्मचारी हैं उनको होता है श्वेत फुसफुस रोग। अगला क्वेश्चन कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है, एड्स विषाणु के लिए ये है जीडोवोडिन, मतलब कि AZT। अगला क्वेश्चन है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, मतलब कि जो हेपेटाइटिस बी होता है इसका कारण क्या है, तो यह है वायरस। अगला क्वेश्चन कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, तो यह है एम्फिलेमा। अगला क्वेश्चन कि स्कर्वी रोग के इलाज के लिए क्या उपयोगी है, तो स्कर्वी मतलब किसकी कमी से होता है, विटामिन सी के, तो विटामिन सी का प्रचुर मात्रा किसमें पाया जाता है, आंवला में। अगला क्वेश्चन कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन, तो ये है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए वसा में जो भी घुलनशील विटामिन होते हैं ये शरीर में जमते हैं और इसीलिए जब इनकी अधिकता होती है तो कोलेस्ट्रॉल बनता है। खास करके अगर बात करें कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो ये है विटामिन सी। मतलब कि अगर विटामिन सी की अधिक मात्रा भी आप ले लेते हैं तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये जो विटामिन सी होगी आपके मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगी, इसीलिए अगर आपके शरीर में विटामिन सी की अधिकता होती है तो इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसी की जगह पे अगर कोई और विटामिन की अधिकता होती है तो वो नुकसान भी आपको कर सकता है। अगला क्वेश्चन कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो ये है 45 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन उसको लेना चाहिए जो कार्यशील महिला होगी। अगला क्वेश्चन कि एनोइस्मिया किसे कहते हैं, तो घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं एनोइस्मिया। अगला क्वेश्चन कि शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्यों, तो क्योंकि अधिक कैलोरी के लिए आवश्यक है। देखिए अधिक कैलोरी रहेगी तभी आपके शरीर का ताप मेंटेन रहेगा, अगर आपके पास अधिक कैलोरी नहीं है तो आपको ठंडी लगने के चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो कौन से राज्य में स्थित है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। इसका काम ये है कि ये देखे कि प्रति व्यक्ति को कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, कितना क्या है, कितने लोग भूखमरी से मर रहे हैं, तो ये है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन न्यूट्राइट यूटिलिकलस ये उत्पाद है, इसमें क्या क्या होता है, आप नाम देखिए न्यूट्रास्टूटिकलस, तो ये होता है पोषक और औषधि प्रभाव के लिए। अगला क्वेश्चन कि दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है कैल्शियम, मतलब दूध का सफेद रंग पूछा जा रहा है, ये कैल्शियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कि संतुलित आहार में सन्निकट क्या होना चाहिए, संतुलित आहार में
क्या होना चाहिए। तो जो आप आहार लेते हैं कम से कम उसमें 1/5 प्रोटीन हो, 1/5 वसा हो और बाकी जो बचा 3/5 इसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है। अगला क्वेश्चन की उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा पोषण तत्व आवश्यक होता है, हड्डियों के खास करके, तो हड्डियों के लिए कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन की द्रास काशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है, यह रुधिर लाल रुधिर कणिकाएं जिनको कि RBC कहा जाता है, रेड ब्लड सेल। और अगला क्वेश्चन की प्रचुरतम मात्रा में प्रोटीन के 2 प्रमुख स्रोत बताइए, तो ये है सोयाबीन और ये है मूंगफली। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त क्या पाया जाता है, तो दूध की बात करें तो इसमें अन्य मात्रा में होता है कैल्शियम और के मतलब कि पोटेशियम। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो देखिए जो हम मात्रक यूज करते हैं, जैसे कि लंबाई अगर कोई चीज नापते हैं तो इसको हम मीटर में नापते हैं, तो ये मतलब सभी देशों को ये कर दिया गया कि अगर कोई लंबाई नापता है तो मीटर में ही नापे, और जैसे कि अगर कोई हम द्रव नापते हैं तो उसको लीटर में नापते हैं। तो इस तरह जो भी ये बनाया गया ये सबके लिए एक ही बनाया गया। और इसमें जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक कोई 1 मीटर यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 1 मीटर यहाँ पे इतना बड़ा है तो विदेश में आप जाएंगे तो विदेश में इतना बड़ा 1 मीटर हो जाएगा, वहां पर भी इतना ही बड़ा मीटर है। तो अब अगर सभी लोग एक ही चीज यूज कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, जाहिर सी बात है कि सभी लोग एक ही चीज को मान रहे हैं और इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसे आप SI सिस्टम के नाम से फिजिक्स में जानते होंगे। तो जो SI सिस्टम है इसकी ये कब लागू किया गया, तो ये किया गया था 1971 में। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा SI सिस्टम जिसको मीट्रिक पद्धति कहते हैं, तो यही है SI सिस्टम जो लागू की गई थी 1971 में। कुछ चीजें अलग अलग देशों के लिए भी हैं, लेकिन जो SI सिस्टम है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लागू है। अगला क्वेश्चन, रेल की पटरियां अपने कर्वों पर किस कारण से झुकी हुई होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रेल की पटरी तो आप छोड़िए, जो रोड होता है वहां पे जब कोई साइकिल सवार जाता है तो वो झुक जाता है अंदर की तरफ, तो उसी तरह रेलवे की पटरियों में भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है, वहां पे जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है उसे प्राप्त करने के लिए, और ये जो साइकिल सवार है या फिर ट्रेन है ये गिरे नहीं, इसे कंट्रोल करने के लिए वहां पे जो पटरियां हैं उनको बेंड किया जाता है, या फिर जो साइकिल सवार है अपने को झुका लेता है। अगला क्वेश्चन, की सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये होती है नाभिकीय संलयन से। अब देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो संलयन मतलब होता है जुड़ना, एक होता है विखंडन, तो विखंडन मतलब होता है टूटना, इतना आसानी से आप समझिए, और संलयन मीन्स होता है जुड़ना। अब संलयन का उदाहरण बता दें तो ये है हाइड्रोजन बम, और अगर विखंडन का उदाहरण बता दें तो ये है आपको परमाणु बम। तो सूर्य में से जो हमें ऊर्जा मिलती है लगातार, ये मिलती है नाभिकीय संलयन के कारण। अब संलयन मतलब क्या होता है, आपने देख लिया कि मतलब कि नाभिकों का जुड़ना क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। अगला क्वेश्चन, की खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं, मतलब जो हम एनर्जी भोजन के द्वारा हमें मिलती है उसे किस इकाई में मापते हैं, मतलब कैसे मापते हैं कि हमको इतना एनर्जी मिली है, तो ये मिलती है कैलोरी में। आपने देखा होगा कि कोई अगर आप फूड पैकेट खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है कि इसमें क्या कितना कैलोरी के अंदर में है, तो जो भी हम खाद्य ऊर्जा को लेते हैं ये सब कैलोरी में काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जूल किसका इकाई है, तो जूल किसका इकाई है, तो ये ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन, कि वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण क्या है। आपने देखा होगा कि वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं, तो इसका कारण है घनत्व। घनत्व के कारण जो आसमान है, ऐसा नहीं है कि वो जो बादल हैं आसमान के बिल्कुल ऊपरी सिरे पे हैं, ये अपना जो पहला मंडल होता है उसी में होते हैं, ये तैरते रहते हैं, तो इनका कारण है घनत्व। अगला क्वेश्चन, की डेसिबल मतलब कि डीबी किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जो हमारे यहाँ वातावरण में जो ध्वनि है, कितनी ध्वनि की मतलब कितनी तीव्रता है, कितनी तेजी से सुनाई दे रहा है, इसे नापने के लिए डीबी का प्रयोग करते हैं। डीबी मतलब कि डेसिबल, मतलब कि डेसिबल का प्रयोग वातावरण में ध्वनि नापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कि एम्पियर क्या नापने के लिए किया जाता है, तो देखिए एम्पियर नापने के लिए किया जाता है करंट, मतलब कि हम चेक करेंगे कि कितना एम्पियर। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है
3 फेज या फिर 2 फेज का, तो उसमें ये होता है कि ये कितना एम्पियर ले रहा है, कितना एम्पियर तक लोड ले रहा है, तो ये होता है करंट का। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कि ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, तो आपने पढ़ा होगा मीटर और इसी तरह जो भी आपको फिजिक्स में पहले ही चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं, तो वहां पर है ल्यूमेन, तो ल्यूमेन होता है ज्योति फ्लक्स का। अगला कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो ये होता है रेडियो एक्टिव धर्मिता, और ये खोज किया गया था मैडम क्यूरी के द्वारा, तो इसीलिए इसकी इकाई का नाम रख दिया गया क्यूरी। दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक है पास्कल। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। दाब बराबर होता क्या है, पता है आपको? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो इसका अगर एक मात्रक की बात करें तो ये हो जाएगा पास्कल। देखिए इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पूछे नहीं जाते हैं, ये बार बार पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। अगला क्वेश्चन कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो देखिए ये सृजन और विनाश मतलब कि पैदा या फिर विनाश, तो ये नियम होता है ऊर्जा संरक्षण का। जैसे कि आप देखेंगे कि जो ऊर्जा होता है उसको हम ना तो पैदा कर सकते हैं ना तो उसका विनाश कर सकते हैं। अब इसका क्या कारण मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि हम ऊर्जा का केवल फॉर्मेट बदल देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप डायनोमो देखें, डायनोमो, तो डायनोमो में क्या होता है, इसे हम कहीं से मतलब डीजल द्वारा या फिर किसी भी ईंधन द्वारा इसे हम चलाते हैं, तो यहाँ पे जो हम डीजल यूज कर रहे हैं वो डीजल तो खत्म हो रहा है, लेकिन ये डायनोमो जो है चल करके हमें इलेक्ट्रिक दे रहा है। जब ये इलेक्ट्रिक दे रहा है तो हम इसे कहीं और यूज करते हैं। मतलब जो ये डीजल था लिक्विड फॉर्म में, मतलब ये जो पावर इसे आप कह सकते हैं, ये जो ऊर्जा थी लिक्विड फॉर्म में, अब ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में चेंज हो गई। तो किसी को खत्म नहीं किया जा सकता है, केवल यह एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हुआ करता है। अगला क्वेश्चन कि ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है किसका, तो पास्कल के सिद्धांत का। जो पास्कल का सिद्धांत है इसी के तहत जो ऑटोमोबाइल वाले वाहन है इसमें जो द्रव चलित ब्रेक लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में, मतलब कि संवेग अपान वेग, तो यहाँ पे होता है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं, तो ये था ब्रह्मगुप्त के द्वारा बताया गया। और वैसे फिजिक्स मानता है कि ये न्यूटन ने ही बताया कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा बल है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जिससे कोई भी चीजें अगर उस गुरुत्वाकर्षण के रेंज में है तो धरती की तरफ गिरती है। अगला क्वेश्चन कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो गद्दे या फिर गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थों में क्या पाया जाता है, तो देखिए जो गद्दा होता है इसमें पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा, और जब इस पे कोई व्यक्ति बैठता है तो ये फैल जाता है, तो यहाँ पे होता है गद्दे में स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है। उत्प्लावकता मतलब कि उत्प्लावन का नियम किसने दिया था, तो ये थे आर्किमिडीज। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, जो कि फिजिक्स में बार बार पूछा गया है, तो ये सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या फिर आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार में कमी महसूस होती है। वस्तु के भार में यह महसूस कमी या फिर यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये है प्लवन का नियम या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन कि पहाड़ी पर चढ़ते हुए एक व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, क्यों। तो देखिए यहाँ पे अगर इस तरह हम पहाड़ी बना दें और एक व्यक्ति यहाँ पे चढ़ता है तो ये व्यक्ति हमेशा आगे की तरफ झुक के रहता है। आगे की तरफ झुकने का मतलब कि इसका जो भी गुरुत्वाकर्षण पावर होगा इसके पैरों से होके जमीन, देखिए जमीन तो ये है, तो ये जमीन पे जाएगा, और जब इसके पैरों से होके जाएगा तो ये व्यक्ति टिका रहेगा, गिरेगा नहीं। और यहीं इसके उलट अगर व्यक्ति इस पहाड़ी पे सीधा चलता है ऐसे, तो इसका गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा धरती पर इधर लगने लगेगा, और जब इधर लगेगा और ये जा रहा है इधर, तो ये आराम बहुत बुरी तरह गिर जाएगा। इसीलिए जो शक्ति संरक्षण होता है उसे बचाने के लिए यह व्यक्ति हमेशा झुक जाता है। अगला क्वेश्चन की अदिश राशि बताइए। तो आपने फिजिक्स में सदिश और अदिश पढ़ा होगा,
सदिश और अदिश क्या होती हैं? तो सदिश का मतलब कि वे ऐसी राशियां जिनके मतलब जिनको मापने में उनके उनके मतलब कि मात्रा के साथ साथ दिशा को भी बताना पड़े, ये होती हैं सदिश, मतलब दिशा के साथ। अदिश मतलब बिना दिशा के। तो ऊर्जा है, यह क्या है? तो एक अदिश राशि है। इसी तरह अगर आपसे वेग पूछ लिया जाए तो वेग क्या होगा? तो वेग सदिश राशि होगा। अगला क्वेश्चन कि बल गुणनफल है, तो जो बल होता है F यह m इंटू ए के बराबर होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण का। त्वरण का मात्रक क्या होता है? आपको पता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण होता क्या है? त्वरण का मतलब ये है कि मान लीजिए आसान भाषा में अगर आपको हम समझाएं तो ये है कि अगर कोई वस्तु 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी और ये अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, मतलब जो इसमें परिवर्तन हो रहा है वो जिस समय अनुपात में हो रहा है, इसे कहते हैं त्वरण। त्वरण का एक उल्टा भी होता है जिसे कहा जाता है मंदन। मंदन कब होगा? जब वस्तु 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी लेकिन थोड़ी देर में ये 2 किलोमीटर के हिसाब से चलने लगी, तो यहाँ पे होगा मंदन, मतलब कि कम होना। अगर ये बराबर गति से चलती रहे तो ना तो इसमें त्वरण होगा ना तो इसमें मंदन होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे बल के गुणनफल का, तो बल बराबर होता है ma। आपको जानना चाहिए कि बल बराबर होता है ma, मतलब कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगला क्वेश्चन कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पे उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति भार घट जाती है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। देखिए इसको हम समझा दें आपको। देखिए यहाँ पे जो जी की वैल्यू होती है चंद्रमा पे वही वैल्यू बाई 6 हो जाती है। मतलब कि जो व्यक्ति के अंदर जो इसका द्रव्यमान है m, जो इसका द्रव्यमान है ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जितने किलो का ये धरती पे है उतना ही चंद्रमा पर भी रहेगा, क्योंकि वही शरीर, वही हाथ, वही पैर, वही सब कुछ वहां पर भी है। लेकिन जो भार हम निकालते हैं तो भार बराबर हो जाता है mg। तो धरती पे जो g का मान लगेगा चंद्रमा पे वही g का मान कम लगेगा, ये 6 हो जाता है बटे। तो यहाँ पे अगर यह व्यक्ति अगर 10 किलो का है और अगर यहाँ पे g का मान हम 10 रख दें तो ये 100 किलो का हो जाएगा धरती पे। लेकिन जब वहां जाएगा तो ये 10 इंटू 1/6 हो जाएगा, 100 इंटू 1/6 हो जाएगा। यानी कि वहां पे इसका भार कम हो जाता है। क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पे जो गुरुत्वाकर्षण लगता है वो कम लगता है। तो यही है कि भार घट जाएगा लेकिन उसकी मात्रा नहीं बदलेगी। अगला क्वेश्चन कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या फिर एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो ये है जड़त्व। अब जड़त्व क्या होता है? तो देखिए न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। अब इस नियम में क्या है? तो इस नियम में ये है कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, अब बस ध्यान से सुनिए आपको याद हो जाएगा। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहेगी। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा के उसकी पहले की स्थिति को परिवर्तित ना किया जा सके। जैसे कि हम उदाहरण बता दें आपको। एक व्यक्ति गाड़ी में बैठा है, बस में। जब ये बस में बैठा है तो इसका पैर बस से सटा हुआ है और ये चल रही है बस। जब ये बस चल रही है और जब बस अचानक से रुकेगी तो ये व्यक्ति झुक जाएगा किधर को? आगे की तरफ। और इसका झुकने का कारण क्या है? क्योंकि इसका सर और इसका पैर, जो कि बस से कनेक्टेड है पैर लेकिन सर कनेक्टेड नहीं है, अब ये भी बस की गति के हिसाब से चल रहे थे। अब ये लोग चाहेंगे कि हम चलते रहें, लेकिन इनका पैर अचानक रुक गया। और पैर रुकने का कारण क्या है? कि बस रुक गई। लेकिन इनका सर तो अभी भी चाहेगा कि हम चलते रहें और इसीलिए सर आगे की तरफ झुक जाता है। तो कई बार ये उदाहरण पूछा गया है कि ये क्यों होता है? तो ये होता है जड़त्व के नियम के कारण। इसी तरह एक घोड़ा वाला उदाहरण पूछा जाता है कि मतलब कि कोई व्यक्ति घोड़े पे बैठा हुआ है और अचानक घोड़ा चलने लगे तो व्यक्ति किधर को गिरेगा? तो अचानक जब घोड़ा चलने लगेगा तो देखिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे घोड़े पे बैठा है तो यहाँ पे होगा क्या कि ये रुका है तो रुका ही रहना चाहेगा, क्योंकि इसका ये सर है, ये इसका घोड़े से टच है ये पार्ट। अब जब रुका है, लेकिन जब घोड़ा अचानक से चलने लगा तो इसके शरीर का जो टच वाला भाग है ये तो अब चलने की स्थिति में है, लेकिन सर वाला भाग अभी भी रुकना चाहेगा, क्योंकि ये जड़त्व का नियम है कि यदि कोई वस्तु रुका है तो वो चाहेगा कि हम रुके रहें।
कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा के उसकी जो पहली स्थिति है उसको ना बदला जाए। तो जब ये घोड़ा आगे को बढ़ेगा तो यह व्यक्ति पीछे को गिर जाएगा। तो यही होता है जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम में बस आपको ये जानना है कि यह न्यूटन के गति का पहला जो नियम है उसको कहते हैं जड़त्व का नियम। और जड़त्व का नियम में यही है कि जो गतिमान रहेगी वो गतिमान रहना चाहेगी, जो रुकी हुई रहेगी वो रुकी हुई रहना चाहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा के उसे चेंज ना किया जा सके। ये पारसेक क्या होता है? पारसेक किसकी इकाई है? तो ये होती है दूरी की। अब दूरी की एक नॉर्मल इकाई होती है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसमें जब हम 3.26 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है पारसेक के बराबर। मतलब कि अगर देखा जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है तो हो जाएगा पारसेक, अगर ऑप्शन हो तब। अगला क्वेश्चन, यदि एक पेंडुलम के दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? तो पेंडुलम वाली घड़ी आपने देखा होगा, मतलब कि ये जो दीवार घड़ी होती है इसमें नीचे इस तरह बना होता है, इसमें एक पेंडुलम होता है जो कि चलता रहता है, एक बार इधर एक बार इधर। तो इस तरह की घड़ी को अगर आप पृथ्वी पर से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो घड़ी पड़ जाएगी सुस्त। और कारण क्या है? वहां का गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कुछ और है और वहां पे ये G/6 हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से ऊर्जा का हस्तांतरण करने में किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का हस्तांतरण, तो यहाँ पे प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक क्या है? तो ये है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो देखिए समुद्र कह रहा है कि मतलब अगर समुद्र का पानी हो और इसमें कोई बर्फ का टुकड़ा हम डाल देते हैं तो कितना भाग बर्फ का पानी के ऊपर रहेगा और कितना भाग डूबा हुआ रहेगा। तो ये होता है प्लवन का सिद्धांत। लेकिन यहाँ पे समुद्र वाले कंडीशन में आपको याद रखना होगा कि इसका अगर ये 10 किलो का होगा, अगर ये पिंड, तो इसका 1 किलो तो ऊपर होगा, बाकी 9 किलो पानी में अंदर होगा। तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है कि अगर कोई बर्फ का टुकड़ा समुद्र के पानी में तैर रहा है तो कितना भाग पानी के अंदर रहता है? तो कितना भाग रहेगा? 9/10। या फिर पूछा जाएगा कि कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे कोई इसमें हार्ड कुछ नहीं है। बस आपको ये देख लेना है कि जो भी होगा 1 भाग ऊपर रहेगा और 9 भाग नीचे रहेगा। अगला क्वेश्चन कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन तो मतलब अनेकों बार पूछा गया परीक्षाओं में कि मतलब जब कोई नाव है और वो नदी से आ रही है, अगर मान लीजिए ये हम बना दें तो नदी में अगर ये इतना पानी में डूब के चल रही थी, अगर ये नदी के बाद उसी समय थोड़ी देर के बाद समुद्र में चली जाती है या फिर ले जाई जाती है तो क्या असर पड़ेगा? तो जब ये समुद्र में जाएगी तो ये थोड़ा सा ऊपर होके, यहाँ पे नदी में चल रही थी इतना डूब के, तो समुद्र में इतना ही पे चलने लगेगी, ये कम डूबेगी। और ऐसा क्यों होता है? तो उसका जो मतलब कि घनत्व है उसका अलग अलग है। अगला क्वेश्चन कि पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मतलब कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी वातावरण के संपर्क में होता है वो बर्फ बन जाता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब कि जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो बर्फ है वो पानी है वो बर्फ बन जाता है तो उस समय जो जलीय जीव है वो जिंदा कैसे रहते हैं? तो दरअसल उसमें होता ये है कि जो नदी या फिर तालाब होते हैं उनके जो ऊपर का जो लेयर होता है केवल यही बर्फ बनता है, क्योंकि ये वातावरण से संपर्क में है। जो भाग नीचे का होता है वो पानी ही रहता है और जो जलीय जीव मछली या फिर जो भी जलीय जंतु होते हैं ये नीचे वाली सतह में जिंदा रहते हैं। अगला क्वेश्चन कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व तो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, चाहे वस्तु की मात्रा कितना भी बदल दें, क्योंकि ये परसेंटेज पे है, जितना अभी होगा बाद में भी उतना ही होगा। अगला क्वेश्चन कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो वही कंडीशन है नाव वाली, क्योंकि वो नाव देख रहे हैं आपकी जो नदी में है ज्यादा डूब के चल रही है, लेकिन यदि यही समुद्र में चली जाती है तो उतना नहीं डूबना पड़ता है, वो कम ही डूबने में चल जाती है। तो अब जितना पानी से इसका अटैचमेंट रहेगा उतना ज्यादा इसको लोड लगाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। वही कंडीशन होता है समुद्र में तैरते समय भी। तो एक ही चीज आपको समझ लेना है इस तरह के प्रश्नों के लिए कि जब भी कोई भी चीज नदी या फिर व्यक्ति
नदी में रहेगा तो उस कंडीशन में उसको ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा और वो ज़्यादा डूब के चलेगा, लेकिन अगर वो इस समुद्र में जाता है तो कम डूबता है। और ऐसा क्यों होता है? तो घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तब पृथ्वी के तल पे जी का मान कितना होगा? तो पहले ये जानिए कि जी की वैल्यू होती कितनी है। तो वैसे तो नॉर्मली 10 मीटर पर सेकेंड लिखा जाता है, लेकिन सही मात्रा में 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू होती है, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान वही रखा जाए और त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो जी की वैल्यू में क्या होगा? 2% वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, इस तरह जो भी इसमें मैथमेटिकल के क्वेश्चन बनते हैं ये बार बार एक ही चीज पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगले बार आपसे 2% पे पूछ लेगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कई बार इसी रूप में पूछा गया है। सिर्फ आपको थोड़ा सा याद करना होगा कि अगर 1% की कमी होगी रेडियस में तो उसका जो जी की वैल्यू होगी 2% इंक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम धरती पे पानी को गर्म करते हैं तो उसके लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस की तापमान चाहिए, लेकिन अगर हम इसे हिमालय पे ले जाएं या फिर और ऊंची जगहों पे ले जाएं तो ये कम ही तापमान में उबलने लगता है। मतलब कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे ऐसा क्यों है? इसलिए है कि जहाँ वहाँ पे वायुमंडलीय दाब है कम लगता है। जब वायुमंडलीय दाब कम लगेगा तो उस कंडीशन में जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की बीमा क्या होती है? तो देखिए, ये जो बीमा वाला है ये आपको पढ़ाया गया होगा। तो कोणीय संवेग और रेखीय संवेग मतलब कि संवेग है तो दोनों का बीमा एक ही होता है। ये होता है m0L1T0। अगला क्वेश्चन की विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत मात्रा की इकाई होती है एम्पियर। अगला क्वेश्चन की एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो अभी इसी एसआई पद्धति की बात हो रही थी शुरू में। तो इस एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति होती है इसे नापते हैं डायोप्टर में। डिनोट किससे करते हैं? P से। अब इसमें अगर उत्तल लेंस होगा तो उसकी क्षमता क्या होगी? हमेशा प्लस। अवतल लेंस होगा तो उसकी क्षमता क्या होगी? हमेशा माइनस। अब उत्तल लेंस का प्रयोग हम कब करते हैं? तो उत्तल लेंस का मतलब होता है कि जो उत्तल लेंस होता है ये किसी भी किरण को नजदीक लाता है। जब नजदीक लाता है इसका मतलब कि व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है। व्यक्ति को अगर दूरदृष्टि दोष है तो उस कंडीशन में उसको दूर का वस्तु दिख रहा है, नजदीक का वस्तु नहीं दिख रहा है, तो उस कंडीशन में हम लगाएंगे उसे उत्तल लेंस। अगर उसे अवतल लेंस लगाने का मतलब ये है कि उसको निकट दृष्टि दोष है, और जो निकट दृष्टि दोष होता है इसको मायोपिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि लोहे की सुई पानी की सतह पे तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो लोहे की सुई वैसे तो पानी पे कम, लेकिन अगर जो Hg होता है, पारा होता है, इसमें अच्छे तरीके से तैरती है। तो देखिए, तैरने का सीधा सीधा कारण ये है कि जिसका घनत्व तो मतलब कि ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगा। और एक चीज़ और होता है, अगर पानी की बात हो रही है तो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब कि पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव के कारण जो लोहे की सुई होती है पानी या फिर पारा में तैरती है। अब सरफेस टेंशन से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सरफेस टेंशन से ये भी पूछा जाता है कि अगर कहीं जल में मच्छर हैं तो ये उसके ऊपर तैरते रहते हैं, क्यों? तो क्योंकि पानी के ऊपर एक सरफेस टेंशन बन जाता है और मच्छर इसी पे आसानी से तैर जाते हैं, ये उसमें डूबते नहीं हैं। इन्हें डूबने के लिए अगर इसमें मिट्टी का तेल ऐड कर दिया जाए तो ये जो सरफेस टेंशन होता है ये टूट जाता है और ये जो मच्छर होते हैं इसमें गिर जाते हैं, पानी में वो डूब जाते हैं। अब सरफेस टेंशन का एक उदाहरण और पूछा जाता है कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं, ये किसी और आकार में क्यों नहीं होती हैं? तो इसका भी बस एक ही कारण है, क्या? सरफेस टेंशन। यहाँ पे हम जितने उदाहरण आपको दे रहे हैं सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मतलब हमें गर्म खाना ज़्यादा अच्छा लगता है जो ठंडा खाना है उसके अपेक्षा। तो इसका भी वही कारण है कि जो गर्म खाना होता है जब हमारी जीभ पे पड़ता है तो वहाँ पे सरफेस टेंशन के कारण ही ये ज़्यादा हमें स्वादिष्ट लगता है। एक चीज़ और होता है, जब हम मतलब स्नान करते हैं तो वहाँ पर भी यही कंडीशन होती है। अगर हम नॉर्मली पानी से नहाते हैं तो वो पानी हमारे शरीर के ऊपर जो धूल कण का सरफेस टेंशन बना होता है उसके ऊपर से ही पानी निकल जाता है और हमें ऐसा फील होता है कि हमने अच्छे से स्नान
नहीं किया है। लेकिन अगर वहीं पे हम साबुन यूज कर देते हैं तो साबुन हमारे शरीर पे गंदगी के बने सरफेस टेंशन को तोड़ देता है, और जब वो टूट जाता है तो पानी अंदर तक काम करता है। तो इस कंडीशन में हमको कुछ अच्छा ज़्यादा फील होता है और हमें लगता है कि हमने अच्छे तरीके से स्नान कर लिया है। तो इन सब का कारण बस एक ही है, सरफेस टेंशन, मतलब कि पृष्ठ तनाव। तो यहाँ पे इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। अगला क्वेश्चन कि ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, तो ये होता है कि कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। अब देखिए जो कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाता है कि जो लैंप है और लैंप की बत्ती में तेल तो यहाँ रहता है लेकिन यहाँ पे पहुंच जाता है, क्यों, किस कारण? तो ये होता है कि इसकी क्रिया के कारण, कैपिलरी क्रिया कहते हैं इसको। तो यहाँ पे इसका एक उदाहरण बार बार पूछा गया है कि जो किसान है नमी को बचाने के लिए खेत की जुताई क्यों कर देता है। तो जो खेत होता है इसमें अगर कोई चीज़ हम बो दिए थे 1 साल से, अगर ये जुटा नहीं गया है तो वहाँ पे कैपिलरी बन जाती है, इसमें नली बन जाती है किसकी क्रिया, तो और इसमें से जो नीचे का पानी है वो वाष्पीकृत होता रहता है। तो इस नीचे वाले पानी को बचाने के लिए हमें जो ये कैपिलरी बनी इन्हें तोड़ना जरूरी है। तो इन्हें तोड़ने के लिए हम खेत की जुताई करवा देते हैं, और जब खेत की जुताई हो जाती है तो जो ये जितनी भी नली बनी है सब टूट जाती हैं। तो ऊपर की नमी तो खत्म हो जाती है लेकिन जो जमीन के नीचे की नमी है वो बच जाती है। तो किसान इसी को बचाने के लिए जुताई करवा देता है। अगला क्वेश्चन कि द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पे निर्भर करती है। तो वही निर्भर करेगी कि मतलब वो कितना द्रव हटा रहा है। आपने अभी आर्किमिडीज या फिर प्लोन का सिद्धांत देखा, तो उसी के तहत ये भी होता है कि वो जितना जल अधिक से अधिक हटाएगा और उसी पे डिपेंड करेगा कि वो कितना ऊपर रहेगा या फिर कितना नीचे रहेगा। अगला क्वेश्चन कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है। मतलब कि जब जो जल होता है इस पे अगर हम लोहे की एक नाव रखें तब तो ये तैरती है, लेकिन अगर एक लोहे का टुकड़ा रखें तो वो नहीं तैरता है। तो ऐसा इसलिए है कि जो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार है लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कि बेग, संवेग और कोणीय बेग की कैसी राशियां हैं। तो ये है सदिश। सदिश का मतलब अभी हमने आपको बताया, सदिश का मतलब ओ कि जिसमें दिशा का भी ज्ञान हो। अदिश का मतलब क्या, जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो। तो सदिश और अदिश कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन सदिश नहीं है, और 3 ऑप्शन रहेंगे, एक गलत रहेगा, वही आपको सिलेक्ट करना होगा। तो वीडियो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आपको बता दें कि वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, आप उसे दबाकर इसे जरूर लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अगला पार्ट लेते आ रहे हैं। हालांकि इसके 22 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि इसकी अगला पार्ट आते रहे तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और आप हमें ये बताइए कि आपके लिए हम अगला पार्ट लाएं या फिर इस सीरीज के अलावा कुछ और चीज़ें शुरू की जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे बीच बीच में कहीं ऐड आ रहा है और आपको स्किप करने का बटन मिलता है, तो आप इसे स्किप मत करिए, इस ऐड को चलने दीजिए। उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपको 10 सेकंड का रेस्ट मिलेगा और ऊपर से इसी ऐड से इस चैनल की कुछ रेवेन्यू होता है, जिससे हम फ्री में आपको HD मटेरियल बड़े ही आसानी से उपलब्ध करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के वैल्यू पे क्या डिफरेंस होगा। तो भूमध्य रेखा मतलब कि अगर हम भूमध्य रेखा के करीब है और जी के मतलब कि ध्रुवों की तरफ जाते हैं, आपको पता होगा कि धरती पे 2 पोल है, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। तो अगर हम इनमें से किसी की तरफ जाएंगे तो जी के वैल्यू पे क्या डिफरेंस होगा। तो देखिए जो जी की वैल्यू है पोलों की तरफ जाने पे क्या होता है, बढ़ती है। पोल से अगर आप भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अगला क्वेश्चन कि शरीर का वजन कहाँ पे अधिकतम होता है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे जी की वैल्यू अधिक होगी वहाँ पे जो आपका वजन होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि वजन का मतलब क्या होता है। तो वजन का मतलब होता है मास इंटू ग्रेविटी, m इंटू जी। तो आपका m तो स्थिर रहेगा, मतलब जितना बड़ा आपका हाथ है, जितना बड़ा पैर है, शरीर है, इसका जो अपना मास है वो तो सेम रहेगा। लेकिन जब ये सेम रहेगा, आपको एक उदाहरण से समझा दें, यदि m बराबर है, आप 10 ले लेते हैं और एक जगह g की वैल्यू 10 है और एक जगह g की वैल्यू 5 है, तो ये अगर एक जगह है और एक b है, तो अगर यहाँ पे 10 है तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, मतलब कि ये व्यक्ति का भार 100 किलोग्राम लगेगा और यहाँ पे व्यक्ति का भार केवल लगेगा 50 किलोग्राम।
तो आप देख रहे हैं कि व्यक्ति तो वही है, उसका मास तो वही है, 10 किलो यहाँ पर भी था, 10 यहाँ पर भी है, लेकिन जी की वैल्यू यहाँ पे 10 है और यहाँ पे जी की वैल्यू 5 है। तो अब आपको ये जानना है कि जी की वैल्यू कहाँ पे कम होती है। तो जो जी की वैल्यू होती है भूमध्य रेखा पे कम होती है, और ज्यों ही हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है कि जब जी की वैल्यू बढ़ेगी तो वजन भी बढ़ेगा। तो इसी क्वेश्चन में अगले में वही है कि शरीर का वजन ध्रुवों पे अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? तो इसके लिए कारण हम बता चुके हैं कि देखिए, अगर यहाँ पर भी धरती पर भी गुरुत्वाकर्षण बल ना रहे तो हमको कम प्रयास में ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं। हम यहाँ से अगर चलते हैं तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बार बार रोका जाता है, जिसे हम घर्षण कहते हैं। आपने फ्रिक्शन का नाम सुना होगा, घर्षण का। तो ये होता है घर्षण, और जब ये होता है डिपेंड किस पे करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल पे। यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, चंद्रमा पे कम है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जितना आप मतलब एफर्ट करेंगे, उससे अगर उतना प्रयास चंद्रमा पे करते हैं तो वहाँ पे हम ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पे लाया जाता है तो क्या होगा? तो देखिए, उसका भार तो बदलेगा, भार मतलब कि उसका डब्लू तो बदलेगा, लेकिन जो एम है वो कभी नहीं बदलता है। आपको ये जानना चाहिए, किसी भी वस्तु व्यक्ति का जो एम है कभी नहीं बदलता है, डब्लू क्या है, हमेशा बदलता रहता है। तो जब उसको हम चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका भार बढ़ जाएगा, लेकिन एम क्या है, नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और इसका जी की वैल्यू है 10 मीटर प्रति सेकेंड। यदि चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण g/6 है, मतलब कि अभी हम बता रहे थे आपको g/6 है, तो चंद्रमा पे वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, यहाँ पे अगर इसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और इसमें जी की वैल्यू कितना है, इसमें जी की वैल्यू है 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब इस वस्तु को अगर चंद्रमा पे द्रव्यमान कितना होगा, तो जो भी होगा उसमें कितना का डिवाइडेशन हो जाएगा, 6 का। अगला क्वेश्चन कि पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो वाट का समतुल्य है किलोग्राम मीटर का पावर -2 इंटू सेकेंड। ये अगर आपने बीमा पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। आपको बस ये जानना है कि एसआई का मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा? तो अगर भारहीनता की स्थिति आती है तो ज्वाला का आकार में कोई डिफरेंस नहीं आता है। अगला क्वेश्चन कि एक केस नली की में जल की अपेक्षा एक तरल पदार्थ अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो वहाँ पे जो तरल पदार्थ है उसका सरफेस टेंशन जल की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो लालटेन पहले यूज होती थी उसमें जो तेल प्रयोग होता था, मिट्टी का तेल या फिर इसको केरोसिन कहा जाता था, वो जल्दी आसानी से ऊपर पहुंच जाता था। अगला क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मतलब कि कौन बताया था कि धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण है? तो ये बताया गया था न्यूटन के द्वारा। अगर परीक्षा में आए तो आप न्यूटन ही मारेंगे, इसके पहले एक व्यक्ति का नाम आया था, आप उन्हें ट्रिक नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण के मतलब के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। जैसे कि बार बार हम आपको बताते हैं कि जो माइक है वो क्या करता है। तो जो माइक है जिसमें हम बोलते हैं, ये करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बोल देंगे तो हमारी ऊर्जा लेस हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने ध्वनि ऊर्जा दिया उसको और ये बदल गई विद्युत ऊर्जा में। ये जाएगी उसके इलेक्ट्रिक मशीन में और वहाँ से जब ये लाउड स्पीकर के पास जाएगी तो वो विद्युत ऊर्जा में ही रहेगी। और जब लाउड स्पीकर के पास जाएगी तो विद्युत ऊर्जा को फिर से लाउड स्पीकर बदल देगा ध्वनि ऊर्जा में। मतलब कि ऊर्जा को पैदा नहीं किया जा सकता और ना ही इसको खत्म किया जा सकता है। ये केवल इसका फॉर्म चेंज होता रहता है, फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है? तो ये है 0.1 बार के। अगला क्वेश्चन कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वही है जो अपना गुरुत्व केंद्र का आधार को अंदर बनाने के लिए, क्योंकि अगर ये बाहर की तरफ बनेगा, इसे अब केंद्रीय बल के नाम से भी आप जानते होंगे। अब केंद्रीय बल जो होता है उसके लिए वो झुकता है। और अभी आपने शुरू में देखा था कि ये क्वेश्चन आया था रेल की पटरियों वाला। अगला क्वेश्चन है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो किधर की तरफ झुकता है? तो जाहिर सी बात है कि वो अंदर की तरफ ही झुकता है। अगर वो बाहर की तरफ झुकता है तो वो गिर सकता है।
अगला क्वेश्चन कि जो दूध से क्रीम निकाला जाता है वसा, ये कौन से बल के कारण निकाला जाता है? ये होता है अपकेंद्रीय बल। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो आपने सुना होगा कई बार न्यूज चैनलों में कि यहाँ पे इस डैम से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो जो जल का बहाव है, जल का जो आयतन है, उसे नापा जाता है क्यूसेक से। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का भार कहाँ पे अधिकतम होगा? तो जो ध्रुव होते हैं वहाँ पे जी की वैल्यू अधिकतम होगी, तो जी का जो ध्रुव पर इसका भार भी अधिक होगा। भूमध्य रेखा पे जी की वैल्यू न्यूनतम होगी, तो वहाँ पे इसका भार भी कम होगा। अगला क्वेश्चन कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है कहाँ? तो यहाँ पे देखिए लिफ्ट से 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन, और चारों को जानना आपको जरूरी है। पहला कि जब लिफ्ट एक समान गति से नीचे जा रही हो, मतलब कि यहाँ पे इसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर भी नीचे 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं। तो अगर इसकी चाल समान हो, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो जो व्यक्ति का भार है, अगर व्यक्ति का भार है 50 किलो, तो उसे 50 किलो ही फील होगा चाहे कहीं भी। तो ये पूछा जाता है कि जब लिफ्ट समान गति से चल रही हो तो व्यक्ति के भार में क्या असर पड़ेगा? तो उसके भार में कोई असर नहीं पड़ेगा। जब लिफ्ट एक त्वरण के साथ नीचे जा रही हो, त्वरण मतलब कि यहाँ पे जो चल रही थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, लेकिन जो ही नीचे बढ़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो गई, फिर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो आपसे इतना डिटेल नहीं वो पूछेगा, वो बस पूछेगा कि जब एक लिफ्ट एक त्वरण से नीचे जा रही हो तब उसके वजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जब उसका वजन, जो उसका स्पीड है अगर बढ़ रहा है बार बार, तो जो उसका मनुष्य का भार होगा 50 किलो का, अब ये कुछ कम महसूस होगा। हो सकता है कि उसे अपना वजन 40 किलो ही महसूस हो। वजन तो उतना ही है, लेकिन त्वरण के कारण उसका वजन उसे कम महसूस होगा। अब अचानक कभी कभी ये भी पूछा गया है कि जब ये लिफ्ट टूट जाती है, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है और लिफ्ट फ्री फॉल से गिर रही हो, तो उस कंडीशन में मनुष्य का वजन कैसा फील होगा? तो उस कंडीशन में मनुष्य का वजन 0 महसूस होगा। तो यहाँ पे देखिए लिफ्ट के नीचे आने पे हमने 3 कंडीशन बता दिया। एक, जब वो समान गति से चल रही है तो उतना ही वजन रहेगा, नो डिफरेंस। अगर वो एक त्वरण के साथ चल रही है तो उसका जो भार है वो कम महसूस होगा। यदि वो आ रही है और उसका जो तार है, रस्सी है, टूट जाए और वो एक असमान गति से गिरने लगे, तो वहाँ पे मनुष्य का वजन मतलब कि 0 महसूस होगा। अब ये तो हो गया लिफ्ट के नीचे आने की बात। अब जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उस समय जो मनुष्य का भार है वो बढ़ा हुआ महसूस होगा। जो लिफ्ट का जब ऊपर जाएगी एक समान गति से या फिर त्वरण से किसी तरह भी, तो पहले तो एक समान से जाएगी तब तो उसका भार वही महसूस होगा, लेकिन अगर त्वरण से जा रही है, मतलब कि यहाँ पे 2 किलोमीटर पर ऊपर जा रही है तो यहाँ पे 5 किलो, तो जब इस तरह की कंडीशन होगी तो उसका जो भार है बढ़ा हुआ महसूस होगा। मतलब जो पहले 50 था अब 60 या फिर 70 लगेगा। तो यहाँ पे लिफ्ट से यही 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, आपको इन्हें जानना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके देखिए, सब समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों के लिए है? मतलब कि तो ये है 36,000 किलोमीटर, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो ये थे ग्रीस से, और इनका सिद्धांत आपको याद ही होगा। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं तो उसके वस्तु के भार में आभासी एक कमी महसूस होती है। यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो ये होता है आसंजक बलों का अभाव। अगला क्वेश्चन कि तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द किधर से किधर में? तो ये घूमता है पश्चिम से पूर्व में। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए, जो अरुण है, अरुण ग्रह आपने नाम सुना होगा, ये किधर से किधर को घूमता है? ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है या फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है? कमेंट करके बताइए, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन होगा। नहीं पता है आप गूगल करके बताइए, क्योंकि अगर आप इसे सर्च करेंगे कहीं से भी, किताब से, नेट से, तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। अगला क्वेश्चन कि 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? तो देखिए अगर कोई 20 किलोग्राम या 50 किलोग्राम इसको अगर ऊपर आप पकड़े हैं, केवल इसको आप पकड़े हैं, तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति कोई 50 किलो का वजन लेके खड़ा है तो वो कोई कार्य नहीं कर रहा है,
तब तक कि जब तक कि उसमें कोई प्रतिस्थापन ना हो। प्रतिस्थापन मतलब कि दूरी तय ना हो। जैसे एफ इंटू डी होता है, मतलब कि डी मतलब कि डिस्टेंस हो गया। तो अगर कोई आपको डिस्टेंस तय करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे ये व्यक्ति केवल पकड़ा हुआ है, खड़ा है, तो वहाँ पे डी की वैल्यू हो गई 0। जब डी की वैल्यू हो गई 0 तो जब 0 का एफ में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0, यानी कोई कार्य नहीं करता है। यहाँ पे 0 जूल की ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वो कितना कार्य करता है। तो हमने अभी आपको बताया कि जो ये कार्य होता है एफ इंटू डी के इक्वल टू के बराबर होता है, ठीक, इक्वल टू होता है। अब वो बल तो लगा रहा है, मान लीजिए कि वो 20 का बल लगा रहा है, लेकिन जो डी की वैल्यू है, दीवार को धक्का तो देता है लेकिन वो उसे विस्थापित नहीं कर पाता, मतलब कि डी में कोई चेंज नहीं हुई। हम एक दीवार पे बल लगा रहे हैं लेकिन डी अपने जगह पे ही है, थोड़ा सा भी नहीं हिला, मतलब कि जो विस्थापन हुआ, जो दूरी हमको मिलनी चाहिए वो 0 मिल गई। मतलब हमने कितना काम किया, तो 0 काम किया। अगर यही 1 मीटर दीवार खिसक गई होती, टूट गई होती, तो यहाँ पे कुछ कार्य होता, लेकिन जब कोई विस्थापन नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, मतलब कि 0 जूल। उसी तरह ये भी था, उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या कार्य है। तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने के लिए जो पहिया होते हैं उनमें बॉल बेयरिंग प्रयोग किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलेगा। और आप हमें कमेंट करके तो जरूर बताइए, सभी लोग कम से कम एक कमेंट किया करिए आप लोग कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन कि जल के आयतन में क्या परिवर्तित होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। तो देखिए, जब 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिर करके वो 3 डिग्री आएगा तो बीच में पड़ेगा 4 डिग्री। यहाँ तक जब वो आएगा तो आयतन पहले घटेगा, जब 4 डिग्री पे आएगा फिर यहाँ से जब आयतन जाएगा तो फिर बढ़ेगा। मतलब आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। कहाँ तक, तो 4 तक। अगला क्वेश्चन कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव द्वारा प्रतिस्थापित जल का भार कितना होता है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ये उतना ही जल हटाएगी जितना कि उसके भार में कमी महसूस होगी। अगला क्वेश्चन कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो लोलक होता है उसमें जो लटका हुआ होता है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है और इसको दोलन करने में समय बढ़ जाता है, इसीलिए जो घड़ियां होती हैं सुस्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल कैसा होता है। तो देखिए, ये न्यूटन का जो तीसरा नियम है आपने सुना होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब अगर हम कोई बंदूक चला रहे हैं, गोली जा रही है आगे, तो बंदूक हमको पीछे को धक्का देती है। जब एक जो तैरने वाला व्यक्ति होता है पानी को जितना तेजी से पीछे की तरफ धक्का देता है वो उतना ही तेजी से आगे बढ़ता है। तो ये हमेशा भिन्न भिन्न दिशा में लगता है। जैसे कि आप अगर पानी को पीछे ठेलेंगे तो पानी आपको आगे ढकेलेगा। तो ये होता है न्यूटन का तीसरा नियम। अगला कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा नियम है, तो यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय कितना हो जाएगा, तो ये 2 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि यदि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो जब लिफ्ट, देखिए, जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर जाएगी तब तो उसके भार में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जब लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर जा रही है, मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 हो गया किलोमीटर, तब उसको अपना भार ज्यादा महसूस होगा। अगर वही नीचे जा रहा हो तो कम महसूस होगा, रस्सी टूट जाए तो 0 महसूस होगा। तो अभी हम इसके बारे में पूरी अच्छी तरह बता चुके हैं, 1 मिनट अगर आप पीछे करके वीडियो को देखें तो। अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के कौन से या फिर किन नियमों का उपयोग करके वह अपने तट पर आ सकता है। तो मतलब कि अगर वो बर्फ में पड़ा हुआ है या फिर कहीं पर भी है तो उसको न्यूटन का तीसरा नियम लगाना चाहिए, क्योंकि वो अगर ये मानिए कि अगर वो पानी में है तो वो कैसे बाहर आएगा। तो न्यूटन का तीसरा नियम, पानी को जितना तेजी से पीछे धक्का देगा पानी उसे उतना तेजी से आगे बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समाअवधि क्या होगी, तो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, तो जी के वैल्यू के कारण। अगला क्वेश्चन कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कितना होता है, कैसे होता है। तो अभी हम बता चुके हैं कि सूर्य पे जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। नाभिकीय संलयन पे क्या होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन बम। अगला क्वेश्चन कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या असर पड़ेगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु गिराई जाए, मतलब कि वहाँ पे कोई नहीं है, वातावरण नहीं है, वहाँ पे कोई वस्तु गिराई जाए तो वहाँ पे उसमें
त्वरण होगा, जैसे जैसे वो जी के कंट्रोल में आती जाएगी वो बढ़ती रहेगी। अगला क्वेश्चन कि दो वेक्टरों जिनका मान अलग अलग है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। मतलब कि दो वेक्टर हैं, एक 5 है एक 4 है, तो ये अगर अलग अलग दिशा में भी हैं तब भी इनका परिणाम ही अगर निकालेंगे तो 1 होएगा। अगर ये एक दिशा में है तब तो ऐड हो जाएगा। मतलब कि शून्य होने के लिए क्या जरूरी है, तो शून्य होने के लिए जरूरी है कि ये दोनों बराबर हो और विपरीत दिशा में हो। अगला क्वेश्चन कि एक कण का द्रव्यमान यम है, संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, p²/2m। अगला क्वेश्चन कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, तो ये अपकेंद्र बल मिलता कहाँ से है, तो ये मिलता है उपग्रह को जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी से मिलता है। अगला क्वेश्चन कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कहाँ से आती है, तो घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा रहती है ये स्थितिज ऊर्जा रहती है जो बाद में गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि पानी से भरी हुई डाट बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों, तो देखिए जो पानी से अगर हम किसी बोतल को पूरा फुल भर दे, इसे ढक्कन लगा दें, तो जब ये जमेगा पानी, जब ये पानी जमेगा तो ये आयतन इसका बढ़ेगा, जब आयतन बढ़ेगा तो ये टूट जाएगा। अगला क्वेश्चन कि लैंप की बत्ती में जब तेल चढ़ता है तो ये कैसे होता है, तो ये होता है कैपिलरी क्रिया के कारण, और अभी हमने बताया कि खेत की जुताई इसीलिए कराई जाती है। अगला क्वेश्चन कि एंगस्ट्राम क्या मापता है, तो एंगस्ट्राम से मापा जाता है तरंग दैर्ध्य। आपने एंगस्ट्राम या फिर माइक्रोन पढ़ा होगा। एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। माइक्रोन की वैल्यू क्या होती है कमेंट करके बताइए, ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन हम पहले ही पूछ चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि माइक्रोन की वैल्यू कितना होती है। अगला क्वेश्चन कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्यों, तो यहाँ पे कोई भी वस्तु तब तक नहीं गिरेगा जब तक कि उसका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो सही ढंग से लगेगा तो वस्तु नहीं गिरेगा। अगला क्वेश्चन कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराया जाता है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, तो देखिए 3 सेकंड बाद है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9.8 × 3 बराबर हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन कि जल में तैरते रहना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो हमने अभी बताया कि यह तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति दलदल में फंस गया है तो उसे कहा जाता है कि आप लेट जाइए, क्यों, क्योंकि देखिए जो उसके पैर का जो क्षेत्रफल है वो कम है, और जब क्षेत्रफल कम रहेगा तो धंसता जाएगा जमीन में। ठीक, अगर यही क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा तो इसका जमीन में धंसना कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम लगेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर उसका वजन 50 किलो है तो 50 किलो केवल इतने भाग पे लग रहा है, पैर वाले भाग पे, तो ये ज्यादा तेजी से काम करेगा। अगर ये लेट जाता है तो 50 किलो इतने भाग पे लगेगा, क्योंकि वजन तो उतना ही रहेगा, तो उस समय वो नहीं डूबता है और चाहे तो राउंड होके बाहर आ सकता है। अगला क्वेश्चन कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों, तो क्योंकि दाब अधिक होता है और बर्फ का गलनांक इससे घट जाता है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, तो ये है 1/6। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों, क्योंकि यह द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनशील रहता है। यदि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो ये न्यूटन का पहला नियम, और इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो जब बर्फ पिघलेगी तो उसके पानी स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पे गिलास है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो ये जब इसमें पूरी तरह गल जाएगा तभी भी जो आयतन है उतना ही रहेगा। यही क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है दूसरे तरह से कि अगर एक लोहे का पदार्थ है उस पर जंग लगती है तो उसका भार बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा या फिर उतना ही रहेगा, तो उसका भार बढ़ जाएगा, जब जंग लग जाती है तो उसका भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तब इसके आवर्तकाल पे क्या असर होगा, तो अगर सरल लोलक की लंबाई को आप 4% बढ़ा देंगे तो उसका जो आवर्तकाल है वो 2% कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव का कारण क्या है, तो भारहीनता के अनुभव का कारण ये है कि इसमें जो बाहरी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसके बाहरी बल के मतलब कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब अंतरिक्ष में जाता है तो उस पे
कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, मतलब कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाता है और वो भारहीनता का अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो ये होता है गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या है कि कोई अगर कालीन है तो यहाँ पे उसमें जो कण है गंदगी के वो पड़े रहेंगे, जब इसे हम डंडे से पीटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कालीन तो इधर उधर होगा लेकिन जो कण है वो हमेशा एक जगह रहना चाहेंगे, और जब वो रहना चाहेंगे तो अब उनका जगह चेंज होगा और वो जमीन पे गिर जाएंगे। तो ये होता है, और यही उदाहरण एक अलग तरीके से पूछा जाता है कि जब पेड़ पे फल लगे हैं और जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो वो क्यों गिर जाते हैं। तो ये है जड़त्व का नियम या फिर न्यूटन के गति का पहला नियम। अगला क्वेश्चन कि सड़क पर चलते रहने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन है, तो क्यों? तो बर्फ पे घर्षण कम होता है और जहाँ पे घर्षण कम होगा हमको चलने में उतना ही परेशानी होगी। लोलक का आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है? तो अभी आप देख रहे थे कि जब जब लोलक बढ़ रहा था तो इसका आवर्तकाल बढ़ जा रहा था। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये है दूरी का, हालांकि सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक, मतलब कि क्या होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन कि जड़त्व का माप क्या है? तो जड़त्व का माप है द्रव्यमान। पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या जरूरी होता है, कभी कभी ये भी आपसे पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, मतलब कि इससे एक चीज तो तय हो जाती है कि पौधों को खाना बनाने का जो टाइम है वो दिन में ही होगा, दिन में ही सूर्य का प्रकाश मिलेगा। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या पौधे रात में खाना बनाते हैं? तो पौधे रात में खाना नहीं बनाते हैं। पौधों को अपना खाना बनाने के लिए सबसे जरूरी है प्रकाश, इसके साथ चाहिए उनको जल, और इसके साथ चाहिए उनको CO2। इस समय जब पौधे खाना बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और यही ऑक्सीजन मनुष्यों को मिलती है, और इसीलिए कहा जाता है कि जब तक धरती पे पौधे हैं तब तक ही मनुष्य जीवित रह पाएगा। इसके विरुद्ध, मतलब कि इसके विपरीत, जब रात हो जाती है तो जो पौधे होते हैं वो CO2 के बजाय CO2 छोड़ने लगते हैं, और यही CO2 हम भी छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात में किसी मनुष्य को पेड़ या फिर पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि किस वनस्पति खाद्य में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो वैसे तो बात करें तो प्रोटीन हर तरह की जो दाल होती है सब में प्रोटीन पाया जाता है। दाल हो गई, या फिर अगर मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में भी प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन जहां सबसे अधिकतम प्रोटीन की बात होगी वहां पे आ जाता है सोयाबीन। और कभी कभी ये भी पूछा गया है आपसे कि सोयाबीन में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? तो ये है 42%। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया, वह कौन सी है? तो ये है क्लोरोक्वीन। मतलब कि जो सिनकोना की छाल होती है इसको मलेरिया के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो क्लोरोक्वीन है इसमें सिलिकोना का ही मटेरियल मिला रहता है और इससे अब मलेरिया का इंजेक्शन बनाया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये है मटर। जैसे कि अगर आप कोई और चीज अपने खेत में किसी चीज की बुआई कर रहे हैं और उस खेत की जो मिट्टी है उसमें अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई है तो आपको उस खेत में अब मटर बोना चाहिए। मटर बोने से क्या होगा कि ये जो मटर होगा वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर आपके खेत में प्रचुर मात्रा में भर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो खेत होता है उसमें बदल बदल के फसल की बुआई करनी चाहिए। अगला है कि सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जिस तरह आलू का हम तना खाते हैं, आलू का जो चीज हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं? तना। कई बार ये भी पूछा गया है। तो ये जड़ नहीं होता है, ये तना होता है। उसी तरह जो हम ये लौंग होती है, जो मसाला लौंग, तो इसका हम क्या चीज खाते हैं? आपने देखा होगा लौंग इसी तरह रहती है। तो लौंग का हम फूल की कली खाते हैं। अगला क्वेश्चन कि हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि यह पौधे के कौन से भाग से प्राप्त की जाती है? तो यह है तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से।
अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो अभी हमने आपको बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण होगा केवल और केवल दिन में होगा। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस चाहिए, तो CO2। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या छोड़ते हैं, तो O2 मतलब कि ऑक्सीजन। अब एक चीज और आपको जानना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है इसका कितना परसेंटेज वातावरण में उपस्थित है, तो ये है 21%। मतलब कि 21% पूरे जो वातावरण है हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित है। और कितना कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, 0.03%। जब डीप में क्वेश्चन पूछना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है, मतलब कि जो फूल गोभी होता है इसमें हम पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, तो जो उसका फूल होता है उसी को हम खाते हैं। अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आप इसे स्टार मार्क कर लेंगे। ये है रफलेसिया। रफलेसिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। अगला क्वेश्चन कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है फूल, क्योंकि फूल ही एक ऐसा चीज है जो लगभग हर एक पौधे में होता है। कई पौधे ऐसे होते हैं जिन पे फल नहीं लगता है, या कई तो ऐसे होते हैं जिन पे पत्तियां ही नहीं होती है, लेकिन जो फूल होता है किसी न किसी रूप में जरूर उपस्थित होता है। अब यहाँ पे जो प्याज का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो जो प्याज का हम भाग खाते हैं जो कि जमीन के नीचे रहता है वो होता है फिर भी तना। सेम टू सेम आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो ये भी है तना। तो आप इसका ध्यान देंगे, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि जो प्याज है या फिर आलू है वो जमीन के नीचे है, और जो जमीन के नीचे रहता है वो जड़ रहता है, तो कई लोग इसे गलती क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कि तारपीन का तेल कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ये है चीड़ से। जो चीड़ होता है, चीड़ का पौधा, यहाँ से तारपीन का तेल मिलता है। अगला क्वेश्चन कि कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, लिविंग फॉसिल्स, तो ये कहलाता है जिंकगो। जिंकगो। अगला क्वेश्चन कि विषाणु वृद्धि करता है किसमें, तो जीवित कोशिकाओं में क्या करता है वृद्धि, तो विषाणु। अगला क्वेश्चन कि पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। उद्दीपन मतलब कि फूल बनने के लिए आगे बढ़ता है, तो ये है पर्ण मतलब कि पत्ती। आपने देखा होगा कि कई पौधे ऐसे हैं जो उनकी कोमल कोमल पत्तियां होती हैं, बाद में यही पुष्प का भीतर वाला हिस्सा बनती है। अगला क्वेश्चन है कुरंजी पुष्प के लिए 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। जो कुरंजी पुष्प है ये 12 वर्ष में एक बार खिलता है, और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है फ्लोरिजन स्राव। अगला क्वेश्चन कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो ये है बुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। और अभी आपने देखा कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रेफ्लिसिया। तो ये आपको याद होना चाहिए, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लिसिया और सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। अगला क्वेश्चन कि लाइकेन जिन वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वो कौन कौन है, तो लाइकेन बनता है कवक और शैवाल से। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे, तो ये है लाइकेन। देखिए जो लिटमस होता है इसी से हम पता कर लेते हैं कि सामने वाला जो लिक्विड की बात हो रही है अम्ल है कि क्षार है। अगला क्वेश्चन है कि साबूदाना मतलब कि सागो किससे बनाया जाता है, तो जो साबुन दाना होता है ये बनता है साइकस से। अगला क्वेश्चन कि दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि जिसका नाम है इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है, तो जो इफेड्रिन है ये प्राप्त होती है इफेड्रा से। अगला क्वेश्चन कि मशरूम क्या होता है, जो मशरूम है ये क्या होता है, तो ये एक तरह का कवक होता है, इस मशरूम को खाया भी जाता है। अगला क्वेश्चन कि प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी तो ये था पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन कि एथलीट फुट की जो बीमारी होती है ये किससे उत्पन्न होती है, तो जो एथलीट फुट बीमारी होती है ये कवक से ही उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, तो अगर कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच की बात की जाए तो ये है माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा। अगला क्वेश्चन कि सार्स क्या है, SARS सार्स, तो सार्स है विषाणु जनित रोग। और खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो खसरा होता है विषाणुओं के कारण। देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि जो विषाणु होते हैं उनसे होने वाला कोई रोग बताइए, तो ये हो जाएगा खसरा, या फिर जो चेचक होता है ये भी विषाणु द्वारा ही होता है, या फिर जो फुट एंड माउथ रोग होता है ये भी विषाणु के द्वारा ही होता है।
तो इस तरह जो भी क्वेश्चन है आप इन्हें अच्छे तरीके से देख लेंगे। यहाँ पे देखिए विषाणु के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, खसरा, चेचक और फुट एंड माउथ। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि इसके जो भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है आप उन्हें देख सकते हैं, उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईवी द्वारा होने वाला रोग है, तो ये होता है एड्स होता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको जानना चाहिए। हर साल एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन कि एड्स वायरस क्या है, तो यह एक सूची का RNA है। क्या है, RNA है। एड्स का किससे कारण होता है, तो एड्स होता है वायरस के कारण। और जो यहाँ आईवी हम बात कर रहे थे इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये है ह्यूमन, मतलब कि आपने सुना होगा HIV इसे कहते हैं ह्यूमन, इसका हो जाता है ह्यूमन, इसका हो जाता है इम्यूनो डिफिशियंसी और इसका हो जाता है वायरस। यहाँ पे देखिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV। अगला क्वेश्चन कि एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से, अगर कहीं गलत शारीरिक संपर्क होता है तो वहां पे एड्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अगला क्वेश्चन कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। क्या करता है, जो प्रशीतन होता है वो खाद्य के परिरक्षण में क्यों मदद करता है, तो यह जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है इसकी दर को कम कर देता है। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो अपना खाद्य पदार्थ होता है इसको अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होता है। क्यों, तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको दर को जो फ्रिज होता है वो कम कर देता है। और जो चीज़ अब बाहर अगर 1 दिन में खराब होने वाली होती है अगर उसे हम फ्रिज में रख दें तो 5-6 दिन बाद ही खराब होगी। अगला क्वेश्चन कि जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है, तो यह है जीवाणु। और जो दूध खट्टा हो जाता है इसका कारण क्या होता है, तो जो दूध खट्टा होता है ये भी जीवाणु के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो दूध जो दही के रूप में बन जाता है इसका कारण है लैक्टोबैसिलस। ये कई बार पूछा जा चुका है, लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन कि एक्स बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एक्स बायोलॉजी। तो एक्स बायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का, मतलब ग्रहों तथा अंतरिक्ष में कैसा जीवन होगा ये जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है इसे कहते हैं एक्स बायोलॉजी। अगला क्वेश्चन कि पुष्पों का जो अध्ययन किया जाता है इसे क्या कहते हैं, तो पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है, यह है वर्ण किल्वक। और अगला क्वेश्चन कि हैजा किसके कारण होता है, तो हैजा होता है जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन कि तपेदिक का कारण क्या है, तो तपेदिक होता है बैक्टीरिया के कारण। और अगला कि नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं, तो जो दोनों को जन्म देते हैं वे कहलाते हैं उभयलिंगी स्त्री। अगला क्वेश्चन कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है क्या कहलाता है, तो जिस विज्ञान में जीवधारियों के बारे में बात होगी वो हो जाएगा जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी, तो ये यहाँ होता है शैवाल का, एल्गाई का। और अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की कौन से शाखा के तहत किया जाता है, तो ये है पारिस्थितिकी। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है, तपेदिक मतलब कि टीबी, तो ये है माइक्रोबैक्टीरियम। और माइक्रोबैक्टीरियम के कारण ही होता है टीबी यानी कि तपेदिक। अगला क्वेश्चन कि पत्ती के लाल रंग, नारंगी और पीला रंग के कारण क्या है, तो जो पत्ती में लाल, नारंगी या फिर पीला होता है ये होता है कैरोटीनाइड के कारण। अगला क्वेश्चन कि यदि एक जीवाणु की कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, तो देखिए ये 20 घंटे में विभाजित हो जाती है, मतलब कि 20 मिनट में विभाजित होती है। तो अगर एक यहाँ पे रहेगी तो 20 मिनट बाद हो जाएगी 2, ठीक। अगर 20 मिनट में 2 होती है तो 40 मिनट में कितनी हो जाएगी 4, और 60 मिनट में कितनी हो जाएगी 8। और इसी तरह जब ये 2 घंटे तक रहेगा तो आप देख रहे हैं कि क्रिया ये कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो 2 घंटे में हो जाएगा 64। अगला क्वेश्चन कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है, तो जो फली वाले फसल हैं जैसे कि मटर आपने देखा, तो इससे जो नाइट्रोजन है आपके खेत में बढ़ जाता है। नाइट्रोजन स्थितीकरण में लेग हीमोग्लोबिन
का क्या कार्य होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन का अवशोषक। अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये है तपेदिक, अभी आपने देखा था ये क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन की जो जीव विज्ञान है इसके जनक मतलब कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ये है अरस्तु। किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। अगला क्वेश्चन की जीव विज्ञान के जनक कौन है? जूलॉजी के, तो ये है अरस्तु। और जीव विज्ञान यहाँ पर भी आपने देखा, लेकिन ये जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये है थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेट्स। मतलब कि ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट क्या बताना, यहाँ पे आपको सबको याद ही करना होगा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ से मिलता है? तो जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक काम क्या करता है? तो ये आपके शरीर में प्रतिरक्षा में काम में आता है। अगला क्वेश्चन है किस पेड़ की छाल से मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो जो दालचीनी होती है इसमें जो ये नाइट्रोजन की मात्रा अधिक मिलती है। अगला क्वेश्चन कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा है? तो ये है B12। B12 में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। और बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं किसकी कमी से? तो ये होता है विटामिन डी। और इस रोग को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है रिकेट्स। इसमें जो हड्डियां होती है कमजोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन कि B2 का अन्य नाम क्या है? तो इसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। B2 मतलब कि राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो ये है 4000 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन कि चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो ये आंशिक मूल परजीवी होता है चंदन का पेड़। अगला क्वेश्चन कि चिकन पॉक्स मतलब कि छोटी माता जिन्हें कहा जाता है ये किसके द्वारा होता है? ये होता है विषाणु के द्वारा। और ये विषाणु होते हैं DNA के विषाणु। ब्लैक डेथ मतलब काली मौत किसे कहते हैं? तो ये होता है प्लेग के कारण। आपने प्लेग और हैजा का नाम सुना होगा। जब पहले इनका इलाज नहीं था तो जब एक गांव में प्लेग आता था तो गांव के गांव साफ हो जाते थे, लोग मर जाते थे क्योंकि ये छुआछूत से फैलता था। अगला क्वेश्चन कि डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो जब डेंगू बुखार होता है तो इसमें मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि गाजर कौन से विटामिन के कारण होता है? मतलब कि गाजर में कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये विटामिन ए। विटामिन ए किसके लिए काम करता है? तो खास रूप से आंखों के लिए। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है? तो ये रहता है यकृत में। अगला क्वेश्चन कि थायमीन क्या है? थायमीन है तो जो विटामिन बी है वो थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि BMD परीक्षण क्या चेक करने के लिए किया जाता है? BMD तो जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस इसे चेक करने के लिए किया जाता है BMD परीक्षण। एड्स किससे होता है? तो ये होता है विषाणु से। और आंशिक मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं किससे? तो सिरोसिस से। और जो सरल गलगड मतलब कि जो घेघा रोग होता है ये किस तरह का रोग है? तो ये है थायराइड ग्रंथि का रोग। और क्यों होता है? तो आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन मलेरिया का संक्रामक चरण कौन सा है? तो ये होता है बीजाणु के द्वारा। और इसमें जो होता है स्पोरोजोआइट नामक विषाणु पाया जाता है। और इसमें से कौन सा है कवकीय रोग है? तो ये है एक्जिमा।